जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विशाल सोमाई और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विद्यास्थल। दिस चैनल हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज टू द स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एट ऑल लेवल्स। आप अगर हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो उनको लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करेंगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ध्यान से सुनिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजा देंगे तो जब भी हम अगली वीडियो डालेंगे तो आपके फोन की घंटी बज जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद रखता हूं कि हमेशा की तरह बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज जो हमारा चैप्टर है वो भी बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जिसका नाम है असेसमेंट, अपील्स एंड रिवीजन। ठीक है, तो अब अगर मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं और जो स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं इस चैप्टर को लेके, स्पेशली वो बैठे हुए हैं कि सर हमने पूरा इनकम टैक्स पढ़ लिया, पूरा इनकम टैक्स पढ़ने के बावजूद हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जो ये चैप्टर हम पढ़ते हैं तो या तो एक तो हमको बहुत ही थ्योरेटिकल लगता है, बहुत ही बोरिंग साइड चला जाता है और मजा नहीं आता इसको पढ़ने में, तो हम जैसे तैसे करके पता नहीं कौन कौन से सेक्शंस वो बोलता रहता है, हम उस हिसाब से पढ़ के निकल जाते हैं। सर ये वाला चैप्टर आपके पूरे इनकम टैक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्यों नहीं, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि बारे में, मैं रीजन देता हूँ आपको क्यों। जब आपने पूरा इनकम टैक्स समझ लिया है, अब उस इनकम टैक्स को आपको जब प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना है तो वो यहीं से शुरू होता है। लेकिन ये वाला चैप्टर आपको थ्योरेटिकली इतना वो समझ में इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि ये एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो गए ना अपने इनकम टैक्स की फील्ड में, तब आप हर टाइम पे यही करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रियल मीनिंग, व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं इस फील्ड में और इनकम टैक्स की फील्ड में तो मैं सालों से काम कर रहा हूँ और इसी एरिया में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को तो ये चैप्टर मतलब अगर मेरे को नींद की गोली भी दे दे तो भी मैं आराम से ये चैप्टर पढ़ा सकता हूँ। मेरे को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मेरा रोज का काम ये है। अब चूंकि मेरा रोज का काम है और ये मैं प्रैक्टिकली इसको हैंडल करता हूँ चीजों को, तो जब स्टूडेंट्स के सामने जब मैं आता हूँ ये वाला चैप्टर लेके, तो स्टूडेंट्स को जहां ये एक तरफ से थ्योरेटिकल और बोरिंग लग रहा होता है तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको ये इतने अच्छे से अभी डिलीवर कर दूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से अभी डिलीवर कर दूंगा। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप प्लीज मुझे नेक्स्ट 40-45 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए। आपको आपकी बुक में, आपके मॉड्यूल में जो 50 पेजेस है उनको रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैं जो यहाँ पे चार्ट बनाऊंगा और जिस हिसाब से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाऊंगा, आपको बस वही समझने और आखिरी में ये जो कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए वो नोट्स ही आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, अपन ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है असेसमेंट, अपील्स एंड रिवीजन। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है असेसमेंट, अपील्स एंड रिवीजन। तो इसको देखिए, ये पहला अपना टर्म हो गया कि असेसमेंट क्या होता है। तो आपने को सबसे पहले असेसमेंट समझेंगे अपन और कितने तरीके के असेसमेंट्स हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। फिर अपन देखेंगे कि जो असेसमेंट डिपार्टमेंट ने हमारे लिए किया, जो कंप्यूटेशन डिपार्टमेंट ने हमारी इनकम टैक्स की करी, अगर हम उससे नाखुश हैं, खुश है तो बात ही खत्म। अगर नाखुश हैं तो क्या उसके खिलाफ हम अपील फाइल कर सकते हैं? क्या एक बारी से ज्यादा आगे और अथॉरिटीज हैं जिनके पास अपील फाइल की जा सकती है, तो यानी अपील्स। ठीक है, और कभी कभी हायर अथॉरिटी अपने पास खुद पावर ले लेती है और हमारा असेसमेंट करती है, यानी कि सीधे वो रिवाइज करती है ऑर्डर को जो लोअर अथॉरिटी ने पास किया होता है, उसको बोलते हैं अपन रिवीजन। अब ये एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बस मुझको सुनना है और मैं जो कुछ भी चार्ट डिजाइन कर रहा हूं आपको वो नोट कर लेना है। पूरा चैप्टर अपन डायग्राम के थ्रू समझ जाएंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप कह रहे हो कि आपने पूरा इनकम टैक्स पढ़ लिया है और नाउ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम टैक्स, तो अपन को करना कुछ नहीं है, एक असेसी की खुद को मान लीजिए, खुद की आपको अपनी इनकम कंप्यूट करनी है, तो आपको देखना है कि आपकी कौन कौन से हेड से इनकम निकली है। आपने वो जब इनकम कंप्यूट कर ली, देन आप सारे हेड से इनकम कंप्यूट करने के बाद पहुंच चुके हो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। ग्रॉस टोटल इनकम जो आपने निकाली उसके ऊपर आपके
जो भी एलिजिबल डिडक्शंस हैं सर, वो डिडक्शंस आप माइनस कर दीजिए एटीसी से एटीयू में, एंड देन यू विल अप्रोच टू योर टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर अब आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है और वो गवर्नमेंट को पे करनी है। अगर आपने किसी भी तरीके से डिले कर दिया रिटर्न फाइल करने में, तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है सर, उस टैक्स लायबिलिटी के साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सेक्शन 234A में इंटरेस्ट देना पड़ता है डिले होने की वजह से, और डिले हो गए हो तो सर 234A का इंटरेस्ट तो लग ही लग गया। इसके अलावा आपको 234F में लेट फीस भी देनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने टोटल इनकम निकाली, टोटल इनकम के बेस पे हमारी निकली टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी अगर अपन ड्यू टाइम में पे कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विद इन ड्यू पीरियड में अपन ने पेमेंट नहीं करा तो इसके साथ सर हमारा सेक्शन 234A का इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू हो जाता है ड्यू टू डिले ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सर डिले होने पे अब तो लेट फीस भी है 234F में, जो कि 5,000 रुपए और 10,000 रुपए है जैसे मैंने आपको बताया था, और जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है उनके लिए 1,000 रुपए लगेगी लेट फीस। सर अगर आपकी लायबिलिटी ज्यादा बन रही थी, 10,000 रुपए से एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपने पहले कंप्यूट कर ली थी, और वहां पर अगर आपसे कोई डिफॉल्ट हुआ है तो सर एडवांस टैक्स के भी दो प्रोविजन थे इंटरेस्ट के, सेक्शन 234B और सेक्शन 234C। सर ये इंटरेस्ट भी आपको भुगतने पड़ेंगे और टैक्स के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। तो या तो आपने टैक्स पे करने में अगर देरी कर चुके हो आप, तो 234A-B-C के इंटरेस्ट प्लस लेट फीस 234F की, ये सब सर आपको पेमेंट करना पड़ता है जब आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो। तो हाँ, ये सब आपको पेमेंट करना है, लेकिन अगर आपने कोई टीडीएस का पेमेंट पहले कर दिया था या एडवांस टैक्स का कुछ पेमेंट आपने पहले करा हुआ है, तो सर उनका डिडक्शन ले लीजिए। उनके डिडक्शन लेने के बाद आपकी आती है नेट टैक्स लायबिलिटी which you need to pay to the government of India। तो सर आपने क्या करा, ये सब तो जोड़ा लेकिन बाद में माइनस भी करा। अगर आपने कोई टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स का पेमेंट करा है तो वो सब एडजस्ट करा, और ये सब करने के बाद सर आपकी निकल के आ गई नेट टैक्स लायबिलिटी। तो मैं बोल लेता हूं इसको कि ये चलो ये ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी थी, ये आपने उसके बाद सारे एडजस्टमेंट करे तो यू अप्रोचेस टू नेट टैक्स लायबिलिटी। सर ये कौन कर रहा है ये सब कुछ, ये कौन कर रहा है? ये सब आप ही तो कर रहे हो। आपने अपनी इनकम को कंप्यूट करा, आपने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स को कंप्यूट करा, टैक्स को कंप्यूट करने के बाद बाकी के जो एडजस्टमेंट थे वो सब आप कर रहे हो। तो जब सब कुछ आप कर रहे हो, गवर्नमेंट विश्वास भी सबसे ज्यादा आपके ऊपर करती है कि सर हम एक एक को पकड़े। आप ऑनेस्टली खुद ही अपनी इनकम की कैलकुलेशन करो, कंप्यूटेशन करो, असेसमेंट करो। एक ही बात है, सिनोनिम्स बोल रहा हूं, कैलकुलेशन करो, कंप्यूटेशन करो, असेसमेंट करो, खुद ही करो, और अपने हिसाब से सारी डिटेल सर गवर्नमेंट को बताओ। गवर्नमेंट को डिटेल बताते वक्त जब भी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो रिटर्न फाइल करने से पहले चालान का पेमेंट करके अपना टैक्स का पेमेंट कर दो। तो ये जो कुछ प्रोसीजर आपने करा, ये सारा प्रोसेस था सेक्शन 140 कैपिटल ए का, जिसको बोलते हैं अपन सेल्फ असेसमेंट, जिसको बोलते हैं अपन सेल्फ असेसमेंट। मुझे पता है कि मैंने पहले के लेक्चर्स में आपके साथ ये वाला डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन आज डिस्कशन लेंदी जाएगा और डिटेल में जाएगा। तो ये जो आपने निकाला, इसको करा सर अपन बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140 कैपिटल ए। ये आपने करा सर। अब आपने अपनी कैलकुलेशन कर दी, अपना असेसमेंट कर दिया, और उस असेसमेंट करने के बिहाफ पे, उस असेसमेंट के बेस पे आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी। जो आपने रिटर्न फाइल करी वो जो ऑनलाइन पोर्टल हमारे पास अवेलेबल है www.incometaxefiling.gov.in, उसमें आपने अपना यूजर आईडी, अपना पैन नंबर डाला, जो आपने पासवर्ड बना रखा है वो डाला, कैप्चा डाला, और अपना लॉगिन करके आपने अपनी रिटर्न फाइल करके डाल दी। सारी कैलकुलेशन जो कुछ आप पुट कर रहे हो उसमें it's completely on behalf of you or on behalf of your representative. That is why it is known as self assessment. The first step of assessment is self assessment. First step over हो गया, return has been filed by the assessee. When the return has been filed by the assessee, assessee ने अपना काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अपना टैक्स का पेमेंट उसके हिसाब से जो बनता था वो उसने पे कर दिया। Now the return has been is with इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि वो रिटर्न आप फाइल कर चुके हो, अब वो इनकम टैक्स के पास है उनके पोर्टल पे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को निकालता है कि भैया आपने कितना टैक्स पे करा है। आपको थैंक्स तो बोलना है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि सर आपने रिटर्न फाइल करी है तो थैंक यू सो मच, आपने टैक्स का पेमेंट करा। आप जैसे टैक्स पेयर की वजह से ही
तो ये चल रही है, पूरा देश चल रहा है, पूरा समाज अच्छे से रन कर पा रहा है। तो आपके रिटर्न के बेस पे असेसिंग ऑफिसर क्या करते हैं, असेसिंग ऑफिसर उसको निकालते हैं और उसको चेक करते हैं कि सर सब कुछ सही है। तो आपने असेसमेंट के बेस पे रिटर्न फाइल करी थी और उस रिटर्न को फाइल करने से पहले आपने कर दिया था टैक्स का पेमेंट। कहानी शुरू हो रही है। अब मैं थोड़ा सा पॉज इसलिए ले लिया था कि मैं एकदम सही तरीके से आपको लेके जाऊं। ये देखिए कहानी स्क्रीन पे देखना। सेल्फ असेसमेंट किसने करा? सेल्फ असेसमेंट करा सर असेसी ने खुद ने, असेसी ने खुद ने, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असेसी ने, किसी ने भी फाइल कराओ। अब ये रिटर्न कहां पहुंच चुकी है सर? अब ये रिटर्न पहुंच चुकी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उनके पोर्टल पे है। आपने पोर्टल पे रिटर्न फाइल करी थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं जो आपकी रिटर्न को चेक करते हैं और चेक करने के बाद उसमें कोई कमी पेशी होती है तो वो आपको इंटीमेट करते हैं बाय सेंडिंग नोटिस। और अगर उसमें कोई कमी नहीं होती है तो वो एज इट इज कंप्लीट मानी जाती है और उसके ऊपर अपना एक रेगुलर समरी असेसमेंट पास कर देते हैं। अभी जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं, मैं आगे एक एक करके स्टेप में लेना चाहता हूँ ना। अभी जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं वो होते कौन है सर? देखिए एक पूरी हिरार्की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कि सबसे सीनियर ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो सर मैं फ्रॉम द बिलो रैंक अगर चलूं तो मैं आपको बोलूंगा असेसिंग ऑफिसर में सबसे पहले थे आईटीओ, फ्रॉम द बिलो टू सीनियर जा रहा हूं मैं। उसके बाद आपके इनकम टैक्स ऑफिसर से ऊपर होते हैं आपके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सर इसके ऊपर की रैंक वाले असेसिंग ऑफिसर नहीं होते हैं। यहां पर पावर डेलीगेट होती है कि आप लोग असेसी की असेसमेंट कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कम केसेस होते हैं। देखा जाता है किसको दिया जाता है, नहीं तो फ्रॉम आईटीओ टू जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये लोग क्या करते हैं, आपकी असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने आपकी असेसमेंट करी और आपकी असेसमेंट करी, आपके सेल्फ असेसमेंट को इन्होंने चेक किया। तो सेल्फ असेसमेंट को जब इन्होंने चेक किया तो इन्होंने बोला अच्छा, इन्होंने बोला ये इनकम है, इसके पन्ने लगाए, हाँ जी बिल्कुल सही है। इन्होंने बोला कि दूसरे हेड से ये वाला इनकम है, क्या वेरिफिकेशन दिया है, हाँ जी ये इनकम है। इन्होंने बोला इनका इतना लॉस हुआ है और उसको एडजस्ट करें, चलो चेक कर लेते हैं, हाँ ये लॉस एलिजिबल है। तो जब हमको लगता है कि आपने जो अपनी कैलकुलेशन करी है वो एकदम सही करी है, बिल्कुल ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ एक जगह पे हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो या अर्थमेटिक एरर हो गया हो, 10,000 की जगह 1 लाख या 1 लाख की जगह 10,000 टाइप हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया हो, तो जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है ना, वहां पर आपको एक नॉर्मल सा बता देता है कि ये वाले इश्यूज हैं, इनको देख लिया जाए। नहीं तो कोई बड़ा इशू नहीं है जिसमें आपको परेशानी करा जाए। हमको सीधा सीधा आपकी कहानी समझ में आ रही है, आपने बहुत अच्छे से काम किया। तो आपके इस मैटर के ऊपर जो आपने ये सेल्फ असेसमेंट किया था, इस मैटर के ऊपर डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 143(1) में समरी असेसमेंट निकाल देता है। मैं अच्छे से जानता हूं ये समरी असेसमेंट आधे पेज का निकलता है, 1 पेज का भी नहीं निकलता। ये समरी असेसमेंट ऑर्डर निकालते हैं और बोलते हैं कि लो जी हो गया काम खत्म। और कोई आपको चीज इंटीमेट करनी होती है कि ये थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई है, बाय वर्च्यू ऑफ द समरी असेसमेंट दे विल इंटीमेट यू। आपके गिवन रजिस्टर्ड नंबर पे आपको मैसेज आ जाता है और आपके गिवन ईमेल आईडी पे आपको मेल आ जाता है कि ये लीजिए। इसको बोलते हैं अपन एक तरीके से, जो लोग, अगर कोई क्या पता ऐसा बच्चा मुझे सुन रहा हो या ऐसा कोई इंसान मुझे सुन रहा हो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर में है, तो सर इसको बोलते हैं हम इंटीमेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन देते हैं और ये इंटीमेशन क्या है, दिस इज अ समरी असेसमेंट कि सर हमने ये समरी बनी आपके कैलकुलेशन की और वो हो गया। तो आपको दो देखो टाइप्स ऑफ असेसमेंट में चलता जा रहा हूं। पहला हो गया सेल्फ असेसमेंट व्हिच इज डन बाय द असेसी, देन सेकंड इज समरी असेसमेंट डन बाय द असेसिंग ऑफिसर। सेल्फ असेसमेंट इज डन बाय असेसी, समरी असेसमेंट इज डन बाय असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर आपको बोलते हैं कि सर व्हाटसएवर द कंप्यूटेशन मेड बाय यू, डन बाय यू इज अप्रॉक्सीमेटली इज अप टू मार्क और उसमें आपकी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ये एरर है, मैं आपको बता रहा हूं, आप ठीक कर लेना बस। तो यानी कि सब कुछ स्टेबल है, ठीक है, ऐसा कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अब ऐसे तो ढेरों लोग हैं जो दुनिया में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनको ड्यू डेट दे रखी है। अच्छा, अगर ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर ली
मैं पहले पिछले चैप्टर्स में आपको समझा चुका हूँ, नहीं भी किसी को समझ में आया तो ये मेरा फर्ज बनता है कि कोई पहली बार ये चैप्टर सुन रहा है तो मैं उसको ये बात जरूर कन्वे करूँ। अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर दिया, जो भी पर्सन्स को उनकी ड्यू डेट मेंशन करी गई है, लाइक इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई है, कंपनी के केस में 30 सितंबर है, अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हुआ है तो सर आपको ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा, तो 30 नवंबर तक अपनी रिटर्न फाइल करना। तो ये सब ड्यू डेट से रखिए। अगर आपने विद इन अ पीरियड ऑफ ड्यू डेट या उससे पहले रिटर्न फाइल कर दी तो सर उसको बोलते हैं अपन ओरिजिनल रिटर्न। अगर सर आप रिटर्न फाइल करने में डिले कर चुके हो लेकिन बाद में भी रिटर्न फाइल कर दी तो उसको बोलते हैं अपन बिलेटेड रिटर्न। सर अगर आपने असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दी थी या ओरिजिनल रिटर्न जो भी फाइल करी थी उसमें कोई गलती हो गई है तो उसको बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। सर आप उस गलती को सुधार सकते हो बाय फाइलिंग रिवाइज रिटर्न। तो सर ये हुआ रिटर्न का बात। आज हम एक्चुअली फोकस कर रहे हैं असेसमेंट पे। अब आपने जो भी करा, असेसमेंट करा और असेसमेंट के बेस पे डिपार्टमेंट ने करा समरी असेसमेंट, यहां तक हमको बात क्लियर है। अब आप सब लोगों ने बहुत सारे पूरी इंडिया के लेवल पे हर जने की जो इनकम हुई थी उसमें उन्होंने क्या करा, अपना असेसमेंट करके रिटर्न फाइल करी। यहाँ पर डिपार्टमेंट जब सबकी असेसमेंट करना चाहता है ना, तो जब वो सबकी रिटर्न को एक्सट्रैक्ट करता है पोर्टल से तो वो देखता है यार ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, देयर आर सर्टेन केसेस व्हिच प्राइमा फेसी नॉट सूट्स टू द असेसी टू गो फॉर इट। पहली नजर में ऐसा लगता है कि यार इसके लिए नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसमें इसने कुछ झोल करा, इसको अलग करो। ये एकदम सीधी सीधी बात नहीं समझ में आ रही है, इसने पता नहीं क्या क्या बोल रहा हुआ है, क्या क्या दे रखा है, मेरे को इसमें समय लगेगा, इसको अलग करो। तो उसने क्या करा, जो आपकी सारी असेसमेंट थी, सारी रिटर्न थी, उन रिटर्न में से 1 कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, 5वीं समझ में नहीं आई, छाट के अलग रख दी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं समझ में नहीं आई, छाट के अलग कर दी। अब देखो मैं बाकी सारे असेसमेंट कर रहा हूं जिसमें मैं क्या निकाल रहा हूं, समरी असेसमेंट, पर कुछ मैंने छाट के अलग कर दिए। ठीक है, अब जो छाट के अलग कर दिए तो उनके ऊपर जब मैं काम करूंगा और उनपे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको सॉर्ट आउट करूंगा, उसको छाटा ना मैंने तो उनको बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। क्या बोलते हैं? स्क्रूटनी असेसमेंट। यानी कि अब उसके ऊपर थोड़ा सा रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, अपन को उसके ऊपर करनी पड़ेगी रेगुलर असेसमेंट। तो अगर असेसी ने सेक्शन 139(1) में अपनी रिटर्न फाइल करी है या हम लोगों ने उसको नोटिस भेजा था सेक्शन 142(1) में कि भैया अपनी रिटर्न फाइल करो, हर साल तो तुम एडवांस टैक्स टाइम से फाइल करते हो, हमने नोटिस भेजा था उसको और उसके बेस पे उसने रिटर्न फाइल करी है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी रिटर्न में रेगुलर असेसमेंट कैसे करना है। तो अगर सीधी बात मैं आपको एक बताने की कोशिश करता हूं, इफ एवरीथिंग इज फाइन, इफ एवरीथिंग गोज वेल तो समरी असेसमेंट हो जाता है। लेकिन अगर कोई झोल है तो सेक्शन 143(3) में असेसिंग ऑफिसर पास करता है रेगुलर असेसमेंट करता है और उसके ऊपर पास करता है रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर। अब ये रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर पास करता है असेसिंग ऑफिसर और सब कुछ देखने के बाद लेट्स से 5 लाख रुपए का टैक्स का पेमेंट करा था असेसी ने अपने सेल्फ असेसमेंट में। तो ये जो उसने सेल्फ असेसमेंट किया था इसके ऊपर इसने टैक्स का पेमेंट करा था 5 लाख रुपीस। हमने जो रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर पास करा उसमें हमारा टैक्स निकल के आता है सर 9 लाख रुपीस। मैं बहुत छोटा वैल्यू ले रहा हूं, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि डिस्प्यूट का अमाउंट 20 लाख रुपए तक है तो वो वैसे ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। टैक्स इफेक्ट का मैटर है, वो बात की बात है, अभी मैं सब समझाने के ले रहा हूँ। तो हमने टैक्स का पेमेंट करा 5 लाख रुपए, रेगुलर असेसमेंट में आया कि सर 5 लाख रुपए आपका तो 9 लाख रुपए टैक्स बनता है। तो हमने उनको ये असेसमेंट ऑर्डर उनके घर पे भिजवाया, उनको कम्युनिकेट करा, हमने बोला कि देखो सर आपने शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स करी है, आपने मात्र 5 लाख रुपए दिए, आपका टैक्स का बनता कितना है 9 लाख रुपए। आपकी दी हुई डिटेल के हिसाब से जो हमने अलाउ डिसअलाउ इनकम एक्सपेंसेस करे हमारे हिसाब से आपका टैक्स अब जाके बनता है 9 लाख रुपए। यू हैव टू पे ₹4 लाख टू अस विद इन सच टाइम फ्रेम अलोंग विद इंटरेस्ट। तो अब ये वाली बात चालू हो गई है। असेसी बोलता है ओ डिपार्टमेंट ने रेगुलर असेसमेंट करा और रेगुलर असेसमेंट करने के बाद उन्होंने ये बोला कि मेरे को 9 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। वो असेसिंग ऑफिसर के पास जाते हैं, असेसिंग ऑफिसर को समझाते हैं कि सर देखो ये ऐसी ऐसी बात है, कुछ तो समझो। असेसिंग ऑफिसर बोलता है नहीं सर,
मैंने एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स रूल्स को फॉलो करते हुए आपकी जो कंप्यूटेशन करी है वो ये है, आपको बाकी का टैक्स देना पड़ेगा। अब एसएससी अपनी तरफ से क्या अप्रोच लगाता है, क्या ओवर द टेबल अंडर द टेबल, अपन इस चीज में इन्वॉल्व होने वाले नहीं है। अपन को ईमानदारी से पढ़ना होना क्या चाहिए, क्योंकि सब लोग काम करते हैं ईमानदारी से, तो फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए जो किसी के दिमाग में आ रहा है सर पटा लेंगे उसको पटा लेंगे, ये बाद में सीखना तुम सब लोग, मुझसे तो नहीं। तो अब 9 लाख रुपए बने। अब अगर आपको लगता है कि यार इस मैटर को डिस्पोज ऑफ करना है तो आप बाकी का 4 लाख रुपए डिपार्टमेंट को जमा करा दोगे और मैटर को कर दोगे डिस्पोज ऑफ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, द असेसमेंट डन बाय द असेसिंग ऑफिसर whosoever it would be, हम तो असेसिंग ऑफिसर बोलेंगे, अब वो इनकम टैक्स ऑफिसर था, डिप्टी कमिश्नर था, चीफ जॉइंट कमिश्नर था, असिस्टेंट कमिश्नर था, जो भी था, the assessment done by the assessing officer is not up to the mark. They do not consider various facts and accordingly कुछ फैक्ट्स को कंसिडर करने के नहीं करने के बाद उन्होंने ये वाला ऑर्डर पास करा जिससे हम तो नाखुश हैं, यानी कि असेसी इज एग्रीव्ड विद द ऑर्डर पास बाय द असेसिंग ऑफिसर। तो क्या करें सर, अब क्या करें? तो सर देखो, अगर दो दोस्तों के बीच में मैं कह रहा हूं लड़ाई हो जाए, ठीक है, और अपन तीसरे दोस्त के पास जाए तो सर तीसरा दोस्त तो और लड़ा देगा अपने को कि नहीं 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 ये है वो है, तो भैया हमेशा उसके पास जाओ जो जहां पर उम्मीदें हो कि सही करे, क्योंकि वो तो सेम एज ग्रुप का है। तो अगर हम किसी पेरेंट्स के पास जाएंगे या किसी बड़े के पास जाएंगे तो वो दोनों की बातों को सुनेगा और फिर अपना सही डिसीजन बताएगा। तो ये जो असेसमेंट किया है ये किया असेसिंग ऑफिसर ने। अगर आप इसे नाखुश हो और आप इसके खिलाफ जाना चाहते हो तो आप क्या फाइल करोगे सर? आप अपील फाइल करोगे। कौन नाखुश है पहले ये बताओ, पहले ये बताओ नाखुश कौन है? एग्रीव्ड पार्टी कौन सी है सर? एग्रीव्ड पार्टी है असेसी। अच्छा, असेसी नाखुश है, हाँ सर। तो सर असेसी अगर इसके खिलाफ जाना चाहता है तो सर वो आगे अपील फाइल करेगा। कहां पर वो फाइल करेगा सर? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास में। अब देखो असेसमेंट किसने पास करा? असेसमेंट पास करा या तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने, या असिस्टेंट कमिश्नर ने, या डिप्टी कमिश्नर ने, या जॉइंट कमिश्नर ने। इन सबसे सीनियर कौन है? हायर अथॉरिटी कौन है? कमिश्नर। तो हम कमिश्नर के पास अपील फाइल करेंगे, क्योंकि हम कमिश्नर के पास अपील फाइल करते हैं तो उनका खुद का ऑफिस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, जहां पर अपील ली जाती है। तो वहां पर हम अपील फाइल करेंगे। सर अपील फाइल करने का क्या मतलब होता है? हमको तो ये समझ ही नहीं आ रहा। अपील अपील सर, आप लोगों ने और कुछ नहीं तो क्रिकेट तो देखा होगा ना। तो क्रिकेट में जब बॉलर बॉल करता है और जब बैट्समैन उसको शॉट को लेना चाहता है और शॉट को नहीं लेने के बजाय विकेट के सामने आके वो बॉल उसके पैरों पे लगती है, जहां पर उसने पैड पहने होते हैं, तो उसके पैरों पे आके बॉल लगती है, तो फिर बॉलर जोर से अपील नहीं करता, हाउ इज दैट, क्या है ये? अंपायर से पूछना हाउ इज दैट, जोर से चिल्ला के। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपील कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं अंपायर से क्या है ये। तो अंपायर को अगर लगता है कि हाँ ये आउट है तो आउट है, नहीं बोलता है तो फिर नहीं है। तो सर आपको पहले अगर अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ऐसे एक किस्सा बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा किस्सा है। सिंपल सा किस्सा ये है कि बॉलर ने शानदार बॉल करी, एकदम एलबीडब्ल्यू था, उसका जो बैट्समैन का था लेग था वो बिल्कुल विकेट के सामने था, लेग बिफोर विकेट था, एलबीडब्ल्यू था वो। लेकिन बॉलर ने ना किसी ने अपील करी, किसी ने भी नहीं करी। एम्पायर को लगा ये तो आउट है, पर एम्पायर ने उसको आउट दिया नहीं। क्यों? बिकॉज जिनको पूछना चाहिए वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। The other team is not interested to ask whether it is out or not. उन्होंने पूछा ही नहीं हाउ इज दैट, तो एम्पायर भी शांत। तो सर अगर आपको चाहिए रिजल्ट, जस्टिफिकेशन चाहिए, आप इससे नाखुश हो, लेकिन आपको हायर अथॉरिटी सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक आप हायर अथॉरिटी से पूछोगे नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपील करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करा? अपील फाइल करी। किसको करी? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को अपील फाइल करी। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को अपील फाइल कितने दिन में करनी होती है? मैं विद द टाइम पीरियड चलूंगा तो याद हो जाएगा। हमको जब ये रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर पास किया था ना असेसिंग ऑफिसर ने, तो ये इन्होंने हमको कम्युनिकेट करा था। लेट्स से ऑर्डर इन्होंने पास करा होगा, लेट्स से 11 अगस्त को पास किया होगा, और हमको कम्युनिकेट हुआ जाके ये 26 सितंबर को। सर अब 26 सितंबर को अगर हमको जाके ये ऑर्डर रिसीव हुआ है तो हमको अपील फाइल करनी है
विद इन 30 डेज। सर ये विद इन 30 डेज कब से चालू होंगे? सर जिस दिन आपको ये ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ। तो ये 30 दिन चालू कहां से होते हैं? हमेशा याद रखना, जिस दिन आपको पता लगा। उन्होंने ऑर्डर कब पास कर दिया था एसएससी ने, उससे हमको लेना देना नहीं। हमें क्या पता कब आपने ऑर्डर पास कर दिया, हमें कोई सपना तो आया नहीं। हमें तो तब पता लगा जब आपने हमको बताया कि सर ये आपका ऑर्डर हुआ। सो द डे द ऑर्डर कम्युनिकेटेड टू द एसएससी, वहां से टाइमलाइन चालू हो जाता है कि क्या लेना है। अगले 30 दिन का समय है, क्या बाकी का 4 लाख रुपए पे कर दें, या ना खुश हैं तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास अपील फाइल करें। तो हम लोगों ने क्या करा, 26 सितंबर से विद इन 30 डेज हमने क्या कर दिया, अपील फाइल करा। कहां पर? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास। अब अपील फाइल करने का मतलब क्या है? ये तरीका होता है जाने का। हम उस ऑफिस में गए और जो हमको ये रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर आया था ना, ये रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर, ये लेके गए और बोला कि सर हम तो नाखुश हैं बहुत ज्यादा, ये क्या ऑर्डर आया है। तो वहां पर उन्होंने बोला, जो अपील रिसीव कर रहे थे उन्होंने बोला ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है ऐसे आने का, तरीके से आओ। बोला क्या सूट बूट पहन के आऊं? बोला अरे तरीके से, ये थोड़ी ना ये असेसमेंट ऑर्डर लिया है। बोला ये क्या है? एक पैटर्न होता है यहाँ पर अपील फाइल करने का। बोला मतलब जो नॉर्म्स के हिसाब से फॉर्म है वो फॉर्म भरो, बताओ तुमको प्रॉब्लम क्या है। हमें क्या पता लगेगा, ऑर्डर दिखा रहे हो, क्या तुमको क्या प्रॉब्लम है, अपनी ग्राउंड्स तो मेंशन करो, किस फैक्ट्स के बेसिस पे है वो फैक्ट्स तो बताओ। और ये फालतू में ऐसे कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, तुमको सुनेंगे, तुमको समय देंगे तो तुमको कुछ चालान भरना पड़ेगा, वो चालान पे करो। चालान पे करोगे तो उसके बाद ध्यान देंगे। तो क्या करा एसएससी ने, क्या करा, एसएससी ना खुश था, वो आया, उसने पहले फॉर्म भरा, उस फॉर्म को बोलते हैं फॉर्म नंबर 35। फिर उसने प्लस और क्या लगाया उसमें, उसने लगाया सर ग्राउंड्स ऑफ अपील। अपील किस ग्राउंड्स के बेस पे फाइल कर रहा है कि सर उन्होंने मेरा पॉइंट नंबर 5 कंसिडर नहीं करा, उन्होंने मेरा पॉइंट नंबर 8 कंसिडर नहीं करा, उन्होंने मेरे ये वाले सारे एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया जो कि अलाउ होने चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उन्होंने इस इनकम को कंसिडर कर लिया जो कि एग्जेम्प्ट होती है। मतलब जो भी बातें हैं वो अपने ग्राउंड्स मेंशन कर रहा है। ठीक है, अपने ग्राउंड्स मेंशन करें। और कोई फैक्ट्स है तुम्हारे पास? हाँ सर। तो सर उनकी स्टेटमेंट दो ना, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो ये सब चीजें लगाओ, इसको बोलते हैं अपन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ अपील, सॉरी क्या बोलते हैं इसको अपन, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो फॉर्म नंबर 35 लगाया, ग्राउंड्स लगाया, उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लगाया, दीज आर मेमोरेंडम ऑफ अपील। ठीक है, प्लस उसके साथ क्या लगाया, प्लस सर रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर लगाया कि ये सर ऑर्डर आया था और इससे मैं बड़ा बड़ा नाखुश हूं सर, तो आप बताइए अब क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा तुमको क्या मांगता है वो अपनी कहीं पे लिखो भी, रिलीफ, क्या रिलीफ यू वांट, तो क्या या रिलीफ बोलूं या बोलूं प्रेयर, आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से क्या प्रेयर कर रहे हो, क्या रिलीफ मांग रहे हो वो लिखो। ठीक है, इसके अलावा चालान भरो, जिसको कोर्ट फीस भी बोल सकते हैं। तो आपको ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के बाद फाइल कर दोगे अपील। अब जब आपने अपील फाइल कर दी तो वो आपको एक हियरिंग डेट देंगे कि सर इस दिन आना, ये टाइम है और ये डे है, इस दिन आना, इस दिन आप कमिश्नर से मिलना, वो आपकी पूरी बात को सुनेंगे, उसके बाद ही अपना ऑर्डर पास करेंगे। एसएससी बोल रहे सुनो सर, मेरी बात को सुनेंगे ना वो पक्का, सर मेरी बात को पक्का सुनेंगे ना, एक बार मुझको बोलने का मौका तो मिलेगा ना सर। ऐसा तो नहीं है वो ऑर्डर पास कर देंगे, नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ऑर्डर पास कर देंगे। आपको एक नोटिस आएगा सर, उस नोटिस में लिखा होगा कि इस दिन इस समय पे यहां पर आपको उपस्थित होना है, दिस डे एट व्हाट टाइम एट व्हाट डे, आपको क्या वो जो भी कुछ होगा ना सर वो नोटिस में मेंशन होगा आपके गिवन एड्रेस पे जो आपने हमको बता रखा है। आप निश्चिंत होके सर घर चले। बोला ठीक है सर। अब एसएससी को इतना तो पक्का पता लग गया था कि जो उसको मिलने वाला है न्याय वो नेचुरल जस्टिस होगा। सर नेचुरल जस्टिस क्या होता है? सर नेचुरल एक होता है कि मैंने सामने वाले को सुना नहीं और अपना ऑर्डर पास कर दिया, और दूसरा होता है कि पहले मैं देखो झगड़ा हुआ है, मैं किसी एक जने को सुनूं और मैं कहूं हाँ यार तो सही कह रहा है, वो है ही बेकार, ये बात गलत। सही बात क्या होगी? जब मैं दोनों को सुनूं, दोनों की बातों से सहमत हूं, हाँ इसको भी सुना इसको भी सुना, अब सही लग रहा है मुझे ये, और अब जो मैं डिसीजन लूंगा ना उसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस।
तो सर आप ये कह रहे हो कि अगर आपने सामने वाले को सुना अच्छे से, उसने अपनी बात, उसको आपने अपनी बात रखने का समय दिया और उसके बाद आपने डिसीजन लिया, तो उसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। हाँ, व्हेन यू गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अपोनेंट, जब आप अपने अपोनेंट को अपॉर्चुनिटी देते हो सुनने की, कि मैं सुन रहा हूं आपको, बोलिए बोलिए बताइए आराम से, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर मैं आपको ऑर्डर पास करूंगा, उसके बाद अगर आप कोई ऑर्डर पास करते हो, दैट इज नोन एज नेचुरल जस्टिस। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ऑब्वियसली ये तो स्टार मार्क कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ, देखिए मैं धीरे धीरे बातों में आपके सारे टॉपिक्स कवर करता जा रहा हूं। अपॉर्चुनिटी ऑफ being heard must be given to the opponent। ये दोगे तो क्या हो जाएगा? तो सर यही तो कहलाएगा नेचुरल जस्टिस। हाँ, तो ही कहलाएगा नेचुरल जस्टिस। अब मान लीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए कि किसी अक्टूबर में उसने अपील फाइल करी और उसको दिसंबर में डेट मिलेगी, इस दिन आना। अब दिसंबर में वो आया, मैं आपसे जो वार्ता कर रहा हूँ, जो मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ ना, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जब भी आप कभी ना, मैं कितना भी अच्छा चार्ट बना लूँ, एक बार आप मॉड्यूल के पेपर जरूर पलटोगे तो आपको हर टर्म समझ में आ रहा हो कि सर ने ये भी बोला था, ये भी बोला था, इसका मतलब ये होता है। अच्छा चलो, अब आपको दिसंबर की डेट मिलेगी, इस दिन आना, आपकी उस दिन सुनवाई होगी, उस दिन आपकी हियरिंग है। अब आप गए, लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील बहुत किसी चीज में बिजी थे, या आपको किसी समय से उस दिन आपकी हियरिंग नहीं हो पाई, तो आपको बोला कि सर आपको जो नेक्स्ट डेट मिली अब हियरिंग की, वो है जनवरी की। आप दिसंबर में आए थे, पर आज इस वजह से, किसी भी वजह से, वो रीजन जो भी मेंशन होगा, इस वजह से आपकी सुनवाई नहीं हो पाई, तो अब आपको नेक्स्ट डेट ये मिलती है। तो सर इसको बोलते हैं अपन एडजर्नमेंट ऑफ अपील, यानी कि आज उसके हियरिंग क्या हो गई? एडजर्न हो गई। क्या हो गई? बोलो, एडजर्नड हो गई। ADJOURNED, एडजर्नड हो गई सर, वो आगे बढ़ गई है, नेक्स्ट डेट के लिए चली गई है। ठीक है, क्लियर है बात? अब जब वो फाइनली अपील सुनी गई, जो आपने फाइल करी थी एसएससी ने, तो सर सीआईटी ने सुना, और उस सीआईटी जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे, उन्होंने इसके ऊपर ऑर्डर पास करा, जिसको अपन बोलते हैं सीआईटी ऑर्डर। लर्नर्ड सीआईटी ने जो ऑर्डर पास करा, उसको बोलते हैं अपन सीआईटी ऑर्डर। ठीक है, अब ये सीआईटी जो ऑर्डर है, ये पास हो गया। हो सकता है सर आप इससे खुश हो, क्योंकि आपने अपील फाइल करी थी, तो हो सकता है कि आपकी जो अपील है उसको क्या कर दिया हो? अलाउड कर दिया हो, कि भैया तुमने जो जो ग्राउंड्स में 1 2 3 4 ये जो जो तुमने पॉइंट्स उठाए थे, वो चारों अलाउड हो गए, चलो खुश खुश। हो सकता है कि चारों पॉइंट को कंसिडर नहीं करा हो, तो क्या कर दिया होगा? डिसमिस्ड कर दिया, कि नहीं भैया, the facts considered by my assessing officer in the order passed by my assessing officer is absolutely correct. Whatever the grounds raised by you is having no meaning at all. Accordingly, it has been dismissed. और whatever वो मैं होता कौन हूँ उनकी लैंग्वेज बोलने वाला, मैं होता कौन हूँ कि ये जो कमिश्नर हैं और ऑनरेबल जजेस की अभी हम बातें करने वाले हैं, उनकी लैंग्वेज को मैं डिक्टेट कर पाऊँ। तो वो क्या करा उन्होंने, उनको जो लगा एज पर फैक्चुअल पोजीशन, एज पर द लॉ, उनको जो लगा उन्होंने क्या करा, उसको डिसमिस कर दिया या अलाउ कर दिया। दोनों केसेस हो सकते हैं ना, अब आए हो तो या तो जीतोगे, हारोगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने जो 4 पॉइंट फाइल करे थे ना, 4 पॉइंट, वो 4 पॉइंट में से 1 और 2 तो उनको लग रहे हैं कि हाँ सही बोल रहा है, और 3 और 4 तो बिल्कुल भैया बकवास पॉइंट है, तुमने रखे क्यों है। तो उन्होंने क्या करा, पार्टली अलाउड कर दिया। क्या कर दिया? पार्टली अलाउड, यानी कि कुछ पॉइंट्स तुम्हारे समझो और कुछ पॉइंट्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो ये हो गया पार्टली अलाउड। अब फाइनली सीआईटी का ऑर्डर आ चुका है। अब सीआईटी का ऑर्डर आया आपके पास, तो सर अब आपकी खुशी देखनी है। अगर अलाउड तो आप नाचो, अगर डिसमिस तो आप फिर से दुखी हो गए कि सर मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। और पार्टली अलाउड, तो देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ रिलीफ बट नॉट कंप्लीट रिलीफ। तो कुछ तो आपको मिला, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो सर अगर मैं कहता हूं कि अगर आपकी अपील डिसमिस हो गई, चलो अपन पहले नेगेटिव पॉइंट को कंसीडर करते हैं। अगर आपकी अपील डिसमिस्ड हो गई या पार्टली अलाउड है, कुछ पॉइंट को कंसीडर नहीं करा जो आप चाहते थे कंसीडर करना चाहिए, तो ये जो ऑर्डर पास किया गया कमिश्नर का, इससे आप ज्यादा खुश नहीं है। यानी कि द assessee is aggrieved
विद द ऑर्डर पास्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। हमने पहली बार तो अपील करी थी और देखो खराब हो गई। क्या बोला मैंने, क्या बोला, पहली बार अपील करी थी, ओ तभी तो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट अपील। बहुत कंफ्यूज होते ना तुम, ये क्या है फर्स्ट अपील सेकंड अपील, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट अपील। पहली बार यहीं तो अपील फाइल करी। अब जब तुम इनसे नाराज हो, इनसे नाखुश हो इनके ऑर्डर से, तो तुमने इससे भी हायर अथॉरिटी पे अप्रोच किया और उधर अपील फाइल करी। इसको बोलते हैं अपन इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, आईटेट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लोग आईटीएटी भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट में इसको आईटेट बुलाते हैं, जो भी है मैं तो शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं। फुल नेम है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। सर यहां पर तो हमने 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दी थी अपील। सर यहां कब करेंगे, सर यहां करेंगे हम विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज। देखिए मैं अपील प्रोसीजर पे चला गया हूं। मैंने असेसमेंट प्रोसीजर में खाली आपको 3 तरीके के असेसमेंट बताए। एक मैंने आपको बताया सेल्फ असेसमेंट, दूसरा बताया मैंने आपको ना खुश हैं तो समरी असेसमेंट, और दिक्कत आ गई तो रेगुलर असेसमेंट। उसके बाद मैंने असेसमेंट आपको नहीं पढ़ाया, मैं जंप कर गया हूं अपील पे। ठीक है, अब आपने कमिश्नर के पास जब अपील फाइल करी थी, आप उधर से ना खुश हुए थे, तो अब आपने अपील फाइल करी है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। सर आपने जब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी ना, तो ये 60 दिन कहां से शुरू होंगे। सर कमिश्नर ने ऑर्डर पास करा, मैं आपको देता हूं डेट देता हूं। कमिश्नर ने ऑर्डर पास करा 11 फरवरी को, ऑर्डर पास करा 11 फरवरी को। आपके 7 दिन कहां से चालू होते हैं, सर ऑर्डर पास करने से हमारे कभी भी 60 डेज चालू नहीं होंगे। उन्होंने कभी भी ऑर्डर पास करा हो, आप ये बताओ कि कम्युनिकेट कब करा, असेसी को कम्युनिकेट कब करा, डिपार्टमेंट को। सर उन्होंने कम्युनिकेट करा यही ऑर्डर 4 मार्च को। तो सर 4 मार्च से हमारे चालू होते हैं ये 60 डेज। तो हमको अपील फाइल करनी होगी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ पास्ड बाय द सीआईटी अपील्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, ऑर्डर पास करा। अब ये जो ऑर्डर पास करा वो हमको जब कम्युनिकेट हुआ 9 मार्च को, तो हमने कहा सर गलत बात, डिसमिस कर दिया अपील। हम गए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अच्छा यहां पे मेरी एक बात सुनना, मेरी एक अच्छे से बात सुनना। हमने क्या करा, हम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास गए थे ना ये अपील फाइल करने, तो हमने ये सब लगाया फॉर्म 35, ग्राउंड्स ऑफ अपील, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, प्रेयर बताई, रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर लगाया, चालान लगाया। सर ये सब कुछ हमको देना है डुप्लीकेट में। डुप्लीकेट में क्यों देना है मैं आपको बताता हूँ। एक तो सर रहेगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास जो सुनेंगे, और दूसरा सेट जो है सर वो दे दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को कि ये मैटर है, देखो आने वाली है अपील, आप अपनी कॉपी अपने पास संभाल के रखिए। अब जब हम आईटीएटी में जाते हैं ना, तो आईटीएटी में अपील फाइल करते हैं, तो वापस से यहाँ पर भी कोई तरीका होगा। बोला है ना तरीका, बोला क्या तरीका है, बोला सर यहाँ पे पहले फॉर्म लगाएंगे। अच्छा हाँ, वो फॉर्म नंबर 35 नहीं, 35 सीआईटी पे था, यहाँ पे 36, यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, फॉर्म नंबर 36। फिर सर वही ग्राउंड्स ऑफ अपील, किस ग्राउंड्स के बेसिस पे आए हो, यहाँ पे क्या ग्राउंड है, वहां के तो ग्राउंड्स अलग थे, यहाँ पे बताओ आईटीटी में किस ग्राउंड्स के बेसिस पे आए हो। अभी क्या दुख है, आई क्या बोल रहे हो, असेसिंग ऑफिसर ने भी नहीं सुना, फिर कमिश्नर को बताया, उन्होंने भी इन फैक्ट्स को कंसीडर नहीं करा। अच्छा ये सारे ग्राउंड्स लिख दो, सारे ग्राउंड्स लिख दो। और कोई फैक्ट्स है तुम्हारे पास, हाँ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, और कुछ, हाँ सर वो अभी हमने सीआईटी का ऑर्डर आया वो भी लगा देते हैं। ये सीआईटी का ऑर्डर, सर ये असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर जो पहले बना हुआ था, फिर ये हम सीआईटी के पास गए थे तो ये उनका ऑर्डर आया ना सर, वो हाँ ठीक है सर। सीआईटी के पास गए थे ना, तो हमने फॉर्म 35 और उधर भी कुछ ग्राउंड्स लगाए थे सर, वो भी कॉपी लगा दे रहे हैं। हाँ वहां पे क्या ग्राउंड्स पुटअप करे थे वो भी बताओ, चलो बढ़िया बात है। और सर यहाँ पर आए हैं तो ये कोर्ट भी हमको ऐसे तो सुनेगी नहीं, तो सर चालान, ठीक है। अब ठीक है, अब तुमने अपील फाइल कर दी कहां पर, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ये तरीके से, इसको तुमको पता ही है, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील।
और अब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने तुमको एक नोटिस इशू करा जिसमें तुमको हियरिंग डेट मिलेगी। पहले तो तुम्हारी अपील को एक्सेप्ट करा और तुमको एक्नॉलेजमेंट दे दिया, और फिर बाद में एक नोटिस आता है अपने को जिसमें अपने को क्या करना होता है, वो बताता है कि आपका किस दिन पे हियरिंग है। अब वहां पे जब आप हियरिंग के लिए जाते हो तो वहां पर दो मेंबर्स आपको सुनते हैं, एक होते हैं जुडिशियल मेंबर और एक होते हैं अकाउंटेंट मेंबर, ठीक है। तो जब आपको वहां पे दो मेंबर, अपन को इनकी डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, अभी अपन करिकुलम से रिलेटेड है। अब मेरे कहने का पर्पस ये है कि जब वहां पर दो मेंबर है तो आप बताइए जो ये आप अपील फाइल कर रहे हैं कितने सेट फाइल करेंगे। तो सर दो तो मेंबर्स के पास चली जाएगी, एक सेट जुडिशियल मेंबर के पास, एक सेट अकाउंटेंट मेंबर के पास, एक सेट सर अपोनेंट पार्टी को जाएगा। तो सर हमको यहाँ पे ये ट्रिप्लीकेट में फाइल करना पड़ेगा। हाँ जी, यहां पर आपको ये जो भी फाइल करना पड़ेगा ये ट्रिप्लीकेट में करना पड़ेगा। अब आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले गए, असेसी पहुंच चुका है ना असेसी? हाँ सर पहुंच चुका है। और आपने पहली अपील फाइल करी थी कहां पर? सीआईटी ऑर्डर में। तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे अपन सेकंड अपील। एग्जैक्टली क्या बोलेंगे इसको सर? इसको बोलेंगे हम सेकंड अपील। ठीक है सर। अब हमने सेकंड अपील फाइल करी है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने और अभी हमारी हियरिंग होगी। ये सर असेसी की बात हुई। अब एक बार बात कीजिए कि अगर असेसी की अपील अलाउड हो जाती, सीआईटी ब्लू पेन लेता हूं मैं, देखो ये लिया मैंने, ब्लू पिक किया और इधर देखो ये मैंने मार्क करा। अगर सीआईटी ऑफ अपील ने असेसी की अपील को अलाउ कर दिया होता तो उसके सारे ग्राउंड्स को एक्सेप्ट कर लिया होता तो क्या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल होती क्या? होती क्या? अगर आप बोल रहे हो नहीं होती तो गलत बोल रहे हो। क्यों गलत बोल रहे हो मैं बताता हूं। क्योंकि अगर असेसी के सारे ग्राउंड्स को अलाउ कर दिया गया तो यानी कि इट इज दिस ऑर्डर इज अगेंस्ट द डिपार्टमेंट, अगेंस्ट द रेवेन्यू। तो डिपार्टमेंट बोल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सर ये तो गलत बात है। हमने इतनी मेहनत करके ऑर्डर पास करी, आपने अप्रिशिएट ही नहीं करा, आपने असेसी की अपील फाइल कर दी। तो कमिश्नर ने बोला कि भैया मेरे हिसाब से मेरे व्यूज ये हैं। तो डिपार्टमेंट को पूरा राइट है कि अगर उनको लगता है कि उनके ऑर्डर को नहीं कंसिडर किया गया, असेसी की अपील को अलाउ कर दिया गया, तो डिपार्टमेंट आगे अप्रोच कर सकता है कहां पर? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो फर्स्ट अपील तो सिर्फ कौन फाइल करता है? असेसी। सेकंड अपील कौन फाइल कर सकता है? सर असेसी भी कर सकता है और डिपार्टमेंट भी कर सकता है। तो यहां पर अपील आईटीएटी में अपील कोई भी ला सकता है सर, भले ही वो असेसी हो। अगर उसके खिलाफ आया ऑर्डर तो वो ले आएगा, सर डिपार्टमेंट के खिलाफ आया तो डिपार्टमेंट ले आएगा। दोनों आके यहाँ पर अपील फाइल कर सकते हैं, जो भी नाखुश है। तो ये लोग यहाँ पर आए और इन्होंने क्या फाइल करा? सेकंड अपील फाइल करी। सेकंड अपील फाइल करी तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सुना सब कुछ। अब मेरी बात यहाँ पर, अब आप बोलोगे सर फिर आईटीटी का ऑर्डर आया, वहां से नाखुश है तो आगे बढ़े। अब तुम समझदार हो रहे हो क्या रहा है, प्रोसीजर क्या है। नाउ यू आर गेटिंग दिस। लेकिन अब यहां पर मैं पॉज लेके एक दो इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूं। सुनते हैं इंपॉर्टेंट बातें क्या है। इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील है, ये जो भी कोर्ट्स हैं, ये जो भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, ये जब भी आप लोगों को सुनती हैं तो इनका सुनने के पीछे ना पूरे हर डिसीजन का, मैं यहाँ पे लिखता हूं बाद में हटा दूंगा, हर चीज को सुनने के पीछे दो पहलू होते हैं, दो सवाल होते हैं मैं कहूं तो, क्योंकि मैं क्वेश्चन का नाम लूंगा तो दो सवाल होते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होती। एक होता है कि जो आपने अपील फाइल करी है उसमें क्या दिक्कत है, क्या एरर क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर आप कह रहे हो कि फैक्ट सही नहीं है या वो नहीं है, तो सर एक तो दिक्कत है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर दिक्कत है ना, हम इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी क्या है सर? दूसरी बात है क्वेश्चन ऑफ लॉ। सर लॉ को ही कंसिडर नहीं किया गया, जो इनकम टैक्स का लॉ है उसको ध्यान से देखा ही नहीं गया। अगर लॉ देख लेते तो बात वैसे ही खत्म हो जाती। तो यहाँ पे दो डिस्प्यूट हो सकते हैं कि एक तो एज पर द लॉ नहीं काम हुआ है या फिर एज पर द फैक्ट्स नहीं है। अब ये मैटर क्या है सर, मैं आपको पहले एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए ने बी का, ए फॉर आनंद, बी फॉर अपना विनोद, आनंद ने विनोद का मर्डर कर दिया। अब आनंद ने विनोद का मर्डर कर दिया तो मर्डर तो एक सीधी सी बात है कि क्राइम है, तो ए तो कल्प्रिट है, ए को तो वैसे ही जेल होनी चाहिए, मैटर खत्म। तो एज पर लॉ सीधी सीधी बात क्या है, देखो
एज पर लॉ सीधी बात यह है कि एक होगी जेल, क्योंकि उसने मर्डर किया है। ये लॉ बोलता है, बात खत्म। अब लॉ यहां पर क्लियर बात बोल रहा है कि सर मर्डर करने वाले को जेल होगी, लेकिन ए अपनी एक गुजारिश रख रहा है। बोल रहे क्या गुजारिश रख रहे हो? ये तुमने खून करा, मर्डर किया तुमने। बोला सर मेरे को सुनो तो सही, अगर मैं शायद खुद को नहीं बचाता, ए फॉर आनंद बोल रहा है खुद को, वहां पे कोर्ट में बोल रहा है कि अगर मैं खुद को नहीं बचाता तो वो तो मुझे मारने आया था, मैं आज विक्टिम होता। मेरे को आप इस तरीके से कंसिडर कर रहे हो, मैं तो मर चुका होता अभी तक। मेरी तो उससे फाइट हुई बहुत ज्यादा, और सेल्फ डिफेंस में मैंने उसका चाकू घुमा दिया और चाकू जाके लगा उसको और उसकी मौत हो गई। तो अगर सेल्फ डिफेंस करना गलती है तो हाँ मेरे से गलती हुई है। तो अब क्या हुआ, लॉ तो क्लियर था। अब जब आनंद ने अपनी बात रखी तो पता लगा कि अच्छा फैक्ट्स ये हैं। तो लॉ को फैक्ट्स के साथ देखना पड़ता है कि फैक्ट्स हैं क्या, उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होता है, सब कुछ होता है। तो ये तो एक नॉर्मल केस हुआ, सिविल केस। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के मैटर की। तो इनकम टैक्स के मैटर में पहले तो लॉ तो जरूरी है, और वो लॉ आपने पूरे इनकम टैक्स में पढ़ाई है अभी तक, अपने करिकुलम में पूरा कवर करा आपने। फैक्ट्स में क्या दिक्कत हो सकती है? सर फैक्ट्स में ये दिक्कत आ सकती है कि असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है कि तुम जो ये इनवॉइसेस रेज कर रहे हो या जो तुम ये अकाउंट्स एंट्रीज दिखा रहे हो ना, ये सब बोगस है, सब झूठी है, सब गलत खुद ने बनाई हुई है, बाद में पुरानी डेट डाली है, सब बोगस है। ठीक है, एक ये बात। दूसरा, जो भी तुमने ट्रांजेक्शन करे ना, ये सब दिखाने के लिए करे गए हैं, पैसे ट्रांसफर हो गए, कुछ गया नहीं, प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं गया, दिखा दिया, परचेज करा, उसके अकाउंट में पैसा डाल के दिखा दिया और तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आया। ऑल दोज वर शैम ट्रांजेक्शंस, सब झूठ है। तो ये फैक्ट्स है। तो इन फैक्ट्स के ऊपर काम करना है, सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, यू नीड टू कंसिडर। ठीक है, तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, कमिश्नर ऑफ अपील, ये सब लोग क्या करते हैं, जब भी ऑर्डर पास करते हैं तो ये देखते हैं कि फैक्ट्स के ऊपर क्या मुद्दा है, लॉ के ऊपर क्या मुद्दा है, और उनके ऊपर काम करके अपने ऑर्डर पास करते हैं। क्योंकि ये तुम्हारे करिकुलम में, इसलिए मैं इतना डिटेल में लेके तुमसे जा रहा हूं। अब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल विल कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। अब यहां पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि कोई भी फैक्ट्स रह ना जाए, कहीं पर भी फैक्ट्स के अंदर कमी ना रह जाए। लॉ हर जगह क्या कर रहा है, असेसी का एडवोकेट अपनी तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर लेवल पे फाइट कर रहे हैं वो अपनी तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो मेंबर्स बैठे हुए हैं वो बहुत वाइज पर्सन है, वो जानते हैं कि कैसे देखना है, वो अपने नजरिए से देखेंगे क्या करना है। लेकिन फैक्ट्स को पहले क्लियर करना चाहते हैं। क्यों क्लियर करना चाहते हैं? क्योंकि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास करा, जो भी ऑर्डर पास करा, जिसको हम बाद में बोलेंगे ITAT ऑर्डर, अगर इस ऑर्डर से कोई भी पार्टी, असेसी और डिपार्टमेंट ना खुश है तो वो अपील फाइल करेगा। हाँ, थर्ड अपील, वो अपील फाइल करेगा हाई कोर्ट पे। ठीक है सर, हाई कोर्ट पे आप अपील तभी फाइल कर सकते हो जब उस मैटर में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अभी पेंडिंग है, अगर आपके फैक्ट्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो वो हाई कोर्ट पे एंटरटेन नहीं होती। यानी कि हाई कोर्ट में खाली वो वाली अपील ही फाइल हो सकती है जिसमें इशू, जिसमें डिस्प्यूट, जिसमें एरर क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके चल रहा हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे सारे मैटर क्लियर हो चुके हो। तो यानी हाई कोर्ट पे सिर्फ लॉ के इंटरप्रिटेशन को देखा जाता है कि कौन कैसे बात कर रहा है और एक्चुअल में क्या है। फैक्ट्स को कंसिडर नहीं करते। फैक्ट्स आपको कंसिडर कराने हैं, आप नीचे जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील है, वहां पे क्लीन एंड क्लियर करके आइए। समझ में आई बात? तो अब जब हम ट्रिब्यूनल पे खड़े, और ट्रिब्यूनल क्या देखता है सर? ट्रिब्यूनल तो दोनों देखते हैं। ट्रिब्यूनल तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स भी देखेगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी देखेगा। लॉ में एरर रहेगा तो सर हाई कोर्ट में चले जाएंगे, फैक्ट्स में रह गया तो सर आगे जा ही नहीं पाएंगे। फैक्ट्स तो इसी ट्रिब्यूनल पे, यहीं पे क्लियर हो जाने चाहिए। अगर ट्रिब्यूनल बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहे तो सर वो वापस से पीछे भेजे कमिश्नर के पास या असेसिंग ऑफिसर को और बोले कि पहले फैक्ट्स को क्लियर करे। फैक्ट्स यहीं पे क्लियर हो जाने चाहिए। इसलिए बोला जाता है, लो फिर से ये लाइन तुमने सुनी होगी, आज अप्रिशिएट करोगे तुम मुझे। ट्रिब्यूनल इज अ लास्ट
फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी बोला जाता है ना। ट्रिब्यूनल इज अ लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। ट्रिब्यूनल क्या है? आखिरी ऐसी अथॉरिटी है जो फैक्ट्स को कंसिडर करता है, फाइंड करता है। तो जब वहां पर एसएससी और डिपार्टमेंट आपस में फाइट कर भी रहे होते ना, तो वो बार बार हाथ जोड़ के बोलते हैं कि सर काइंडली फैक्ट्स को कंसिडर कीजिए, सर फैक्ट्स को देखिए, इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स यू आर द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट हो सर हमारे लिए तो फैक्ट्स से कंसिडर में, क्योंकि आगे तो फैक्ट जाएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब यू आर द लास्ट बॉडी, यू आर द एपेक्स कोर्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट। सर आप फैक्ट्स को तो यहां से कंसिडर करके जाओ, क्योंकि आगे कोई दिक्कत रह भी गई और हम आगे बढ़े भी अपील फाइल करने के लिए, तो सर वी कैन परस्यू इन टर्म्स ऑफ लॉ ओनली, नॉट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स। तो यहां पर अब जब ट्रिब्यूनल देखता है और दोनों चीजों को देखता है कि क्या है मैटर क्या नहीं है, तो उस बेस पे वो अपना ऑर्डर पास करता है जिसको बोलते हैं अपन ITAT ऑर्डर, ITAT ऑर्डर, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर। और उस ऑर्डर में ITAT मेक श्योर करता है दैट फैक्ट्स तो सारे क्लियर हो चुके हैं, और उनके हिसाब से ये बेस्ट ऑर्डर है क्योंकि उन्होंने लॉ की बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है, वहां के मेंबर्स की हाईली क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं। तो ITAT का ऑर्डर ज्यादातर हर जगह पे ये माना ही गया कि बेस्ट ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन फिर भी अगर एसएससी को या डिपार्टमेंट को खुशी नहीं मिलती है तो वो आगे अप्रोच करते हैं। अब भैया खुशी मिलने के कोई कारण या ना मिलने के कोई कारण नहीं हो सकते, लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, तो एक ऑर्डर से दुखी हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ITAT के ऑर्डर के खिलाफ फिर उन्होंने अपील फाइल करी। कहां पर? हाई कोर्ट में। कब फाइल करेंगे सर? देखो कितना सिंपल सिखाता हूं आपको। कमिश्नर में कब फाइल करते हैं सर कमिश्नर में फाइल करते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। हाँ सर CIT के बाद अपन ITAT में जाते हैं विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। अच्छा दुगना हो गया, 30 से दुगना हो गया 60। हाँ अब 60 का दुगना कर दो, विद इन 120 डेज, विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ITAT ऑर्डर। कोई भी आ सकता है, डिपार्टमेंट आना चाहे डिपार्टमेंट आए, एसएससी आना चाहे एसएससी है, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं हाई कोर्ट, HC हाई कोर्ट विल कंसिडर ओनली मैटर्स pertains to क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्लियर सर? बहुत ब्रीफ चल रहा हूं मैं, ये कहानी तो बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। कोई बहुत ही तगड़ा प्रोफेशनल होगा वो देख रहा होगा अरे क्या ही बता रहा है, जरा सा बता के। भैया मैं तो आपके करिकुलम के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो इसके मैटर को बहुत डिटेल में जानते हैं, तो हमारे लिए तो शुरुआत ही नहीं हुई है। आप लोग बोल रहे पता नहीं क्या क्या करवा दिया। चलो अभी अपन आ गए हाईकोर्ट पे। अब अपन जब हाईकोर्ट पे पहुंच गए तो हाईकोर्ट से गुहार लगाएंगे कि सर सुनो हमको। हाईकोर्ट हमको सुनेगा, वहां पर भी जाने का अपना तरीका है। पहले मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करेंगे और फिर क्या फाइल करेंगे। देखो अब यहां पर मैं टाइम नहीं खराब करूंगा। अब यहां पर मैं अगर आपको बताऊं, यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, MOA मेमोरेंडम ऑफ अपील, कोई भी जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है, ग्राउंड्स है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स तो लगेंगे नहीं, फैक्ट्स तो हो गए क्लियर, ग्राउंड्स है वो लगाए, प्लस सर प्लस ITAT का ऑर्डर, सर प्लस CIT का ऑर्डर, सर प्लस असेसमेंट ऑर्डर, सर प्लस यहाँ पे जो हमने पेपर्स लगाए थे, यहाँ जो पेपर्स लगाए थे वो सारे पेपर्स लगाने पड़ेंगे, और सर चालान। यही है अब कहानी। अब हाईकोर्ट ने जो पास करा उसको बोलते हैं अपन हाईकोर्ट ऑर्डर। अब आप इससे खुश हैं या ना खुश हैं? ना खुश हैं तो फिर आप आगे फिर से अपील फाइल करोगे। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो तुमको अब कहानी पता लग गई है कि कैसे कैसे हायर अथॉरिटी पे जाना है। सुप्रीम कोर्ट में तुम कितने टाइम में फाइल करते हो? सर हम फाइल करते हैं विद इन 90 डेज। सर ये कम हो गया, मेरे को तो लगा 120 से भी डबल कर दोगे। हाँ कर दे, 240 दिन दे दे, जिंदगी इसी में निकाल दे, ज्यादा समय नहीं, 90 डेज। एक तो टाइम कम कर रहे हैं तुम्हारा। तो पहले कितना? 30, फिर 60, फिर 120, फिर
फिर 90, ठीक है। तो विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको एक अपील प्रोसीजर पूरा समझा दिया। अभी कुछ एक असेसमेंट मैं आपको और समझाऊंगा, वो देखेंगे अपन, पर अपील प्रोसीजर आई होप कि यू विल गेट इट, ठीक है। तो दिस इज द अपील प्रोसीजर व्हिच इज मेंशन्ड इन योर करिकुलम। तो यहां तक मैं उम्मीद रखता हूं आपको कि आपको समझ में आया होगा। नहीं तो मैं एक बार आपको ना आपके करिकुलम की एक शॉर्ट समरी दिखाता हूं। ये देखिए, समरी ऑफ अपील, प्लीज देखिएगा, समरी ऑफ अपील। तो सबसे पहले अपील, फर्स्ट अपील क्या फाइल होती है अपनी? अपील टू कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। अपील कैन बी मेड बाय असेसी ओनली। पहली अपील सिर्फ असेसी कर सकता है और दूसरी से असेसी करे और डिपार्टमेंट करे, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट अपील। ये कितने दिन में फाइल करनी है? विद इन 30 डेज। अपील टू बी मेड इन डुप्लीकेट इन फॉर्म नंबर 35, सब सीख चुके हो तुम, ठीक है। और अपील शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अपील वाज मेड। यानी कि आपने जिस भी साल में अपील फाइल करी है, वो साल जब खत्म हो जाएगा उसके अगले 1 साल तक ये अपील को डिस्पोज ऑफ कर देना है, ठीक है। तो मानो अगर आपने अपील फाइल करी, मानो 12 अगस्त 2020 को, तो ये साल कब खत्म हो रहा है सर? ये खत्म हो रहा है 31 मार्च 21 को, +1, तो सर 31 मार्च 22 तक आपको अपील डिस्पोज ऑफ कर देनी है, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला वाला केस। दूसरा केस, अपील टू ITAT। अपील कैन बी मेड बाय असेसी और डिपार्टमेंट, कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है। अब किन किन केसेस में अपील आ सकती है वो देखते हैं अभी अपन। सर रिवीजन ऑर्डर हुआ है, या 115 VJC का हुआ है, VZC का, या ट्रस्ट का 12AA का, ATG का, डोनेशन का रिलेटेड है। सर 60 डेज में आपको अपील फाइल करनी है फॉर्म नंबर 36 में। और सर अपील डिस्पोज हो जानी चाहिए 4 साल के अंदर अंदर। यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपील फाइल करी है, वो फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होगा उसके अगले 4 साल के अंदर अंदर आपकी अपील को डिस्पोज ऑफ कर देगा ITAT, ये मेंशन है। फिर बात करते हैं अपन हाई कोर्ट में। सर हाई कोर्ट में भी कोई भी अपील फाइल कर सकता है, असेसी भी, डिपार्टमेंट में। कब तक सर? सर विद इन 120 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ITAT, ठीक है। फॉर्म ऑफ अपील वगैरह सब एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सर अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, कोई भी अपील फाइल कर सकता है, असेसी भी, डिपार्टमेंट भी। सर कब तक? सर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर। सर किस तरीके से? सर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बताता है उसके हिसाब से प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो फॉर्म्स फाइल करते हैं। तो यही पढ़ा हमने, ठीक है। अब ये जो कुछ भी हमने पढ़ा, यहां पे देखो एक बार मैं ऐसे एक और चीज बोल रहा हूं। सर आप कह रहे हो कि 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल करनी है। हाँ बेटा, 30 दिन के अंदर अपील फाइल करनी है। ITAT के पास 60 डेज में अपील फाइल करनी है। सर मानो अगर 30 डेज में हम अपील फाइल नहीं कर पाए, या 90 डेज में हम अपील फाइल, जो भी जहां पर जो भी टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में अगर हम अपील फाइल नहीं कर पाए, तो सर उसके बाद हमको समय नहीं मिलता। उसके बाद अब अपील फाइल करो तो सही, कोशिश तो करो, हारते क्यों? अपील फाइल करो, क्यों नहीं कर पाए थे वो रीजन मेंशन करो। अगर अथॉरिटी को लगता है कि नहीं, जो तुमने रीजन मेंशन करा है, चलो उसको माफ किया जा सकता है, चलो तुम्हारी अपील को एंटरटेन कर लेते, तो माफ कर देंगे। तो सर ये हमने जो कुछ लगाया, इसके साथ हमको एक एप्लीकेशन भी लगानी पड़ेगी। हाँ वो तो लगानी पड़ेगी, ये सब फाइल करो, उसके साथ तुमको लगाना पड़ेगा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, सर कॉन्डोनेशन को हिंदी में बोलते हैं माफीनामा। सर माफी दे दो, गलती हो गई, डिले हो गया, और अगर लगता है कि अथॉरिटी को कि सफिशिएंट कॉज है, इसको माफी दे देनी चाहिए, तो फिर वो माफ कर देंगे और आपकी अपील को समय निकलने के बाद भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अपना अपील प्रोसीजर। अब अपील प्रोसीजर तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अभी भी मन में मेरे वो खुशी नहीं आई कि असेसमेंट मैंने आपको पूरा सिखा दिया। तो देखो होता क्या है, ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये है असेसमेंट, अपील और रिवीजन। अब यहां पर मैं एक बार आपको असेसमेंट कौन कौन से होते हैं वो बोलना चाहता हूं, आप सुनते चलना। पहले आपने पढ़ा मुझसे सेल्फ असेसमेंट। हाँ सर, वो ये पहला स्टेप है, ये असेसी खुद से करता है और अपनी रिटर्न फाइल करता है। सर दूसरा स्टेप है, जब हमने सेल्फ असेसमेंट करके आपको दे दिया, तो आप उसके ऊपर देते हो समरी असेसमेंट।
समरी असेसमेंट बोला जाए या इंटीमेशन बोला जाए सेक्शन 143(1) में, ठीक है सर। फिर है सर रेगुलर असेसमेंट, इसको स्क्रूटनी असेसमेंट भी बोलते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। प्राइमा फेसी लगा, कोई दिक्कत है, बाद में कैलकुलेशन करा, डिस्प्यूट आया, दिक्कत हुई तो हमने अपील फाइल कर दी और आपने अपील का पूरा सिस्टम हमको समझा दिया। हाँ, अब और कोई असेसमेंट भी होता है क्या सर? सर एक होता है जो बहुत फेमस है, वो होता है बेस्ट जजमेंट ऑर्डर। ये एक अलग से टर्म पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। सर बेस्ट जजमेंट ऑर्डर क्या होता है? सर क्या होता है ना, आपने असेसी ने अपनी अपील फाइल अपनी रिटर्न फाइल करी या नहीं करी तो बिल्कुल कोई डिटेल्स डाली नहीं, कुछ इनकम का ब्यौरा दिया नहीं, हमने उसको नोटिस भेजे, हमने उससे इंक्वायरी करने की कोशिश करी, हमने उससे बहुत कुछ पूछा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर को तो अपना काम करना है ना। अब मैं आपको एक ईमानदारी से बात बताऊं, ईमानदारी से, मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन आप आए हैं पढ़ने या नहीं पढ़ने आए हैं। मैं अभी ये जो मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट सीरीज पढ़ाई ना पूरी, मैं आपको अलग से एक चीज लेके बता रहा हूँ। मैंने जब ये डायरेक्ट टेक्स्ट सीरीज पढ़ाई तो अर्लियर आई वाज रिसीविंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स गया नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ाई। मेरे को बड़ी खुशी मिलती थी, वाह यार आज और बच्चे पढ़ रहे हैं, सब मेरे को बहुत 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 अच्छा लगता है जब आप लोग आते हो, मुझे सुनते हो और अप्रिशिएट करते हो और आपको मजा आता है कि वाह ये हो रही है टेक्स्ट क्लासेस। एक आध बार ऐसा हुआ कि स्टूडेंट थोड़े कम हो गए क्योंकि 12-12 घंटे क्लास चल रही थी, तो 12 घंटे बैठ पाना भी उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो कम होते चले गए। पर मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा यार स्टूडेंट चले गए, मैं कितनी मेहनत करे जा रहा हूँ। मैंने एक बार भी आपको समझाया नहीं ऐसे कॉपी से पढ़ के, मैं हर क्वेश्चन कर रहा था, मैं बैठा हुआ था, पर स्टूडेंट चले गए। फिर मैं ऐसे थोड़ा सा ना लिखते लिखते थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ कि यार स्टूडेंट ज्यादा नहीं है। मैंने कोई नहीं, इतने ज्यादा तो है ना। अब मैंने सोच लिया कि एक भी दिखेगा ना मुझे, अगर स्टूडेंट सामने बैठा हुआ एक, मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि कोई तो है जो सुन रहा है, तो मैं उस जो बैठे हुए हैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं। तो आप लोग आते हैं या नहीं आते हैं, दैट्स योर कंसर्न, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभानी है, ये मेरा कंसर्न। मैं बैठूंगा, मैं साथ में करूंगा। आप आएंगे तो हमारी जोड़ी मिलेगी, आप मैं और बैक पाइपर हैं। तो एनीवे, असेसी ने अपील फाइल करी नहीं, असेसी ने रिटर्न फाइल करी नहीं करी, इट इज अ कंसर्न ऑफ असेसी। हमने उसको नोटिस भेजा, इंक्वायरी भेजा कि भैया डिटेल दो, हमको असेसमेंट करना है। अब वो कोऑपरेट नहीं कर रहा तो ठीक है, असेसिंग ऑफिसर को तो अपना काम करना है ना। असेसिंग ऑफिसर अपना काम करेगा। अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करेगा। सर असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कैसे कर लेगा? बेचारे के पास कोई डिटेल ही नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, वो कैसे असेसमेंट कर ले? कोई डिटेल हो तो वो सब कुछ करे, वो सब कुछ देखे और वो कर ले। सर डिटेल होती है ना तो कोई कुछ भी कर ले। फिर कोई कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालना और उसके बाद टैक्स निकालना बड़ी बात नहीं है, वो तो सारे असेसिंग ऑफिसर कर लेते हैं। जब आपके पास इनकम्प्लीट डिटेल्स हो, लैक ऑफ डाटा हो, लैक ऑफ अवेलेबल डाटा हो, तो जब ये सब की दिक्कत हो ना, दैट यू डू नॉट हैव कंप्लीट डिटेल्स, यू हैव इनकम्प्लीट डिटेल्स, you are with lack of data, you do not have complete book of accounts, जो कुछ आपको whatever the requirement you looking for to complete the assessment, वो सब कुछ आपके पास नहीं है। और अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस जब मेरे पास कुछ भी नहीं, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस जब मेरे को ऑर्डर पास करना पड़े, तो सोचो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। असेसी कुछ नहीं बता रहा, मैं अपने हिसाब से पता करवा रहा हूँ, अच्छा इतना हुआ होगा, अच्छा ये करा होगा। वो अपनी परचेजेस नहीं बता रहा, मैं घूम रहा हूँ वेंडर्स के बाहर कि उसने आपसे कितना खरीदा होगा, मैं वेंडर की सेल चेक कर रहा हूँ कि उसकी परचेजेस कितनी हुई होंगी, ये सब मैं कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो जब मेरे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अगर मैं कोई ऑर्डर पास करता हूँ ना, अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, उसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट ऑर्डर। So the order which is passed
डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट हैविंग अ लैक ऑफ डाटा, अनअवेलेबल डाटा, इनकम्प्लीट डाटा, और उस टाइम पे कोई आपने ऑर्डर पास करा, उसको बोलते हैं अपन बेस्ट जजमेंट ऑर्डर। ठीक है सर। हाँ, और एसएससी आपको आके मिलता है, बोलता है कि सब कुछ जल गया, कुछ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा हूं मैं आपको, वो आके मिल रहा है, तो भी हम उसको सुनेंगे। अपॉर्चुनिटी और बीइंग हर्ट तो देनी है टू फॉर नेचुरल जस्टिस, फॉर नेचुरल जस्टिस। ठीक है। और कौन से ऑर्डर होते हैं सर? एक ऑर्डर होता है सर हमारा इनकम एस्केपिंग ऑर्डर। अच्छा, एक बार ये सेक्शन लिख लूं यहाँ पे इनके। ये हो गया सेक्शन 140 कैपिटल है, समरी वाला हो गया सेक्शन 143(1), रेगुलर हो गया सेक्शन 143(3), ये हो गया सेक्शन 144। अब अगला देख रहे हैं अपन कौन सा असेसमेंट है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। और रीअसेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट, ये है सर सेक्शन 147। सर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने अपनी इनकम को छुपाया है, आप छुपा रहे हो अपनी इनकम को, आप अपनी इनकम एस्केप कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरी कोई इनकम ही नहीं है तो मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, झूठ बोल रहे हो। हमारे पास हमारे सोर्सेस हमको पता है कि आप कमा रहे हो, तो एसएससी बोल रहे हैं मैं कमा ही नहीं रहा हूं, आपको ऐसा गलत लग रहा है, आप अपनी रिटर्न फाइल करो। नहीं सर मैं अपनी रिटर्न फाइल कर दूंगा, एसएससी बोल रहा है मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा, आप बताओ ना कौन सी इनकम छुपा रहा हूं, बताओ बताओ बताओ। आप अपनी रिटर्न फाइल करो, डिपार्टमेंट बोलते हैं आप अपनी रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल कर दो, उसके बाद हम तुमको बताएंगे कि तुम कौन सी इनकम छुपा रहे हो। तो व्हेन असेसिंग ऑफिसर हैविंग अ डाउट दैट एनी असेसी इज एस्केपिंग देयर रेस्पेक्टिव इनकम्स, तो वो चाहें तो उन असेसीज को नोटिस भेज सकते हैं अंडर सेक्शन 148 और उनके खिलाफ फिर बाद में ऑर्डर पास कर सकते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, और जिसको रीअसेसमेंट भी बोलते हैं सेक्शन 147 में। तो नोटिस जाता है 148 में, असेसमेंट पास होता है 147 में। ठीक है। ये कब होता है? जब असेसिंग ऑफिसर को वो डाउट है कि ये अपनी इनकम को छुपा रहा है, इसलिए अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, या रिटर्न जो फाइल करी है उसमें सारी इनकम इसने शो नहीं करी है, तो नोटिस भेज दिया जाता है 148 में। कोई नहीं, रेवेन्यू की जब बात आएगी, देश के रेवेन्यू की बात आएगी, कोई गद्दारी करेगा तो भैया पावर पूरी दे रखी है। ठीक है। एक लास्ट असेसमेंट के साथ आपके साथ डिस्कशन करता हूं, तो फिर हमारा असेसमेंट पार्ट और अपील पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हमारा जो पार्ट रह जाएगा वो रह जाएगा खाली रिवीजन का पार्ट। चलिए एक लास्ट किस पे डिस्कस करते हैं अपन। ये है आपका, पहले ये छोटा सा एक प्रोटेक्टिव असेसमेंट। सर प्रोटेक्टिव असेसमेंट क्या होता है? प्रोटेक्टिव असेसमेंट बेटा बहुत छोटा सा टर्म है, ये लोग ध्यान में नहीं देते, वो तो एकदम से याद आया तो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया। प्रोटेक्टिव असेसमेंट क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई इनकम रिसीव हुई, लेकिन उस इनकम का हकदार कौन है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हम, दैट दिस इनकम बिलोंग्स टू हुम, किसके अगेंस्ट में हम असेसमेंट करें। जैसे कि मैंने अपना घर किराए पे चढ़ा दिया, अपना घर किराए पे चढ़ाया और मैं और मेरा भाई दोनों उस घर के मालिक हैं, और हमने एग्रीमेंट में लिखा दिया कि भैया तुम मकान मालिक को किराया इतना देना। अब मकान मालिक को किराया मिल रहा है, मालिक मैं भी हूं और मेरा भाई भी है। अब जो घर का किराया आ रहा है वो कभी मैं ले रहा हूं उससे, कभी मेरा भाई ले रहा है। तो किराया आता है, लेट से किराया आता है 40,000 रुपए पर महीना, तो 40,000 इंटू 12। अब ये डिस्प्यूटेड इनकम है 4,80,000 की, ये किसकी टोटल इनकम में जुड़ेगी? मेरी इनकम है, मैं मकान मालिक हूं, या मेरे भाई की इनकम है, वो मकान मालिक है 4,80,000, किसकी इनकम में जाएगी? ठीक है। तो यहाँ पे जब ये होता है कि किसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्टिव असेसमेंट मतलब जिसकी है उसमें जानी चाहिए, जिसकी नहीं है उसमें नहीं जानी चाहिए। मैंने असेसिंग ऑफिसर में बोला कि हम दोनों भाई हैं, लेकिन मेरा भाई इस घर में रहता नहीं है, वो कहीं और रहता है, इस घर का पोजीशन मेरे पास है। तो बोला बस बात खत्म, पोजीशन तुम्हारे पास है, तुमने किराए पे चढ़ा रखा है, तुम लेते हो किराया, तो ये टोटल इनकम की किस में जुड़ेगा? तुम्हारी में जुड़ेगा।
This is known as protective assessment. Protective assessment is an assessment wherein it is not clear that in whose income, in whose total income this particular disputed income will edit. ठीक है, तो जब हमको ये डिटरमाइन हो जाता है कि ये पर्टिकुलर इनकम किस में ऐड होगी, तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव असेसमेंट. क्लियर सर? एक लास्ट बहुत, उसके बाद आपका असेसमेंट पार्ट खत्म कर देंगे हम. और मैं एक बार चेक कर लूं कि आपके करिकुलम में ये है भी लास्ट जो मैं दिल से बताना चाह रहा हूं, या मैं आपको कुछ ज्यादा ही करा दूं. मैं लिखवा देता हूं, करिकुलम में है आपके असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च और रिक्यूजेशन. ये है आपका सेक्शन 153A. अब सर आप क्या कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, मतलब कि हमको कोई इंफॉर्मेशन मिली हमारे सोर्स से या किसी आपके सोर्स से, या किसी ने हमें फोन किया कि यहाँ पर बहुत पैसा गबन हो रखा है और ये झूठे लोग हैं, आपको बता नहीं रहे हैं, इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है. तो रैकी वगैरह होती है ना, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तो सर्च एंड सीजर वाला केसेस सर्च किया, पता लगा, सीज कर दिया. तो जब ऐसे वाले केसेस होंगे ना कि जहां पर आप फंस गए हो, आपके घर में रेड पड़ी है इनकम टैक्स की, सर्च हुआ है, तो भैया ये छोटे मोटे केस नहीं है, यहाँ पे तो आप बुरे फंसे हो, गंदा. तो ये जब सर्च हुआ और आप फंसे बुरी तरीके से, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए सर? ऐसे केसेस में जो असेसमेंट पास होती है वो तभी पास होती है जब सर्च के रिजल्ट्स बताते हैं कि क्या हुआ, कितना पैसा निकला, कैसा निकलेगा, फिर असेसी उसके हिसाब से अपनी अपील फाइल करता है. ठीक है, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है. सर्च एक बार हो जाती है तो पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड खोल दिया जाता है उस असेसी का और बोला जाता है सब कुछ डिटेल बताओ, तो वो फंसता है तो बुरा ही फंसता है फिर. ठीक है, तो यही असेसमेंट है आपके करिकुलम के हिसाब से मैंने कवर करे. और फिर इन असेसमेंट से अगर आप ना खुश हो, आप रेगुलर असेसमेंट से ना खुश हो, आप बेस्ट जजमेंट ऑर्डर से ना खुश हो, या एस्केपिंग का जो है इनकम एस्केपिंग का ऑर्डर जो आपके पास आया है, या सर्च का ऑर्डर आपके पास आया है, आप ना खुश हो तो आप अपील फाइल करो सीआईटी अपील को. उससे ना खुश हो तो आईटीएटी में, उससे ना खुश हो तो हाई कोर्ट में, उससे ना खुश हो तो सुप्रीम कोर्ट में. प्रोसीजर यही है. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी अपील की और हमारी बात हो गई असेसमेंट की. अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे. अब अपन पार्ट देखते हैं रिवीजन का. और रिवीजन क्या होता है सर? रिवीजन सर मैं बताऊं रिवीजन क्या होता है? रिवीजन क्या होता है देखेंगे सर. आपने सेल्फ असेसमेंट किया और सेल्फ असेसमेंट करने के बाद आपने रिटर्न फाइल करी. फिर ये जो आपका सेल्फ असेसमेंट और रिटर्न थी, इसको इनकम टैक्स ऑफिस में जब ये पहुंची तो उन्होंने इसके ऊपर एक रेगुलर असेसमेंट किया. लेट्स से अब ये जो रेगुलर असेसमेंट हो रहा है ना, ये कौन कर रहा है सर? ये असेसिंग ऑफिसर कर रहा है, हमें पता है. ये कर रहा है सर एओ में लेते हैं अपन आईटीओ को, एसीआईटी, डीसीआईटी, जेसीआईटी, ये सब है सर इसमें. हाँ, इसमें ये सब है. ये सर रेगुलर असेसमेंट कर रहे हैं. सर अगर इस रेगुलर असेसमेंट से हम ना खुश हुए तो सर हमको पता है अब क्या करना है. अब हम सियाने हो गए, अब हम चले जाएंगे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास. जिस दिन हमको ये ऑर्डर रिसीव होगा उसके अगले 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज. अच्छा ठीक है, तुम कहाँ चले जाओगे? सर हम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास जाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि ये जो ऑर्डर पास किया गया बिल्कुल गलत है, और वो भी उससे भी ना खुश हुए तो, सीआईटी के ऑर्डर से ना खुश हुए तो सर आईटीएटी में चले जाएंगे. यही करते रहो. तो सर क्या करें? तो सर ये एक प्रोसीजर है जो आपको बताया गया है. दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर विच इज स्टेटेड बिफोर यू. अब क्या होता है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स देखते हैं कि यार ये कुछ ऐसे मैटर है ना, ट्रस्ट का मैटर है, 12AA में ट्रस्ट का मैटर है. बहुत सियाड़े होते हैं जो ट्रस्ट खोलते हैं
ये क्या करते हैं, अपने ट्रस्ट खोलते हैं, हर बढ़िया पेपर लगाते हैं, किसी भी तरीके से ट्रस्ट खोल देना चाहते हैं, एनजीओ खोल देना चाहते हैं, क्योंकि एनजीओ के नाम पे इनको एग्जामिशन इतनी ज्यादा मिलती है और अंधाधुन लोग इसमें, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़ी पार्टी इसमें अपना पैसा लगाते हैं ट्रस्ट में। फिर ट्रस्ट की वो इनकम होती है, ट्रस्ट कुछ भी दिखाती है, एग्जामिशन क्लेम करती है, बाद में ट्रस्ट कुछ अपना कमीशन खाती है और उन बड़े लोगों को वो पैसा वापस से लौटा देती है। तो बड़े लोगों ने क्या करा, बड़े लोगों ने डोनेशन दिखाया, ट्रस्ट ने वो पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया, उनका डोनेशन हो गया। फिर उन्होंने वही पैसा वापस उन बड़े लोगों को रिटर्न कर दिया अपना कमीशन काट के। तो वो जो बड़े लोग थे, जो उन्होंने अपना ब्लैक मनी इसमें लगाया था, वो ट्रस्ट के पास गया, ट्रस्ट ने सब कुछ दिखाया, सब कुछ करा और फिर बाद में वही पैसा उनको लौटा दिया अपना कमीशन काट के। तो जो लौटा दिया, अब वो पैसा क्या होगा उनके लिए, व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि ट्रस्ट खुलते हैं ना, तो ट्रस्ट हो गए, डोनेशन लेंगे, ये सारे मैटर ना यहाँ पर कमिश्नर को लगता है कि दिक्कत हो सकती है, सर्च के केसेस में दिक्कत हो सकती है असेसिंग ऑफिसर को। तो बोलते हैं कि सुनो असेसिंग ऑफिसर, इस पे तुम रेगुलर असेसमेंट मत करो, ये रेवेन्यू की इंटरेस्ट की बात है, इट इज अ प्रीजुडिशियल मैटर ऑफ इंटरेस्ट, आप मेरे को दीजिए, मैं करूंगा। तो यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर रेगुलर असेसमेंट होता ही नहीं है। इस सेल्फ असेसमेंट के बाद सीधे ये केस कहां पर चला जाता है, सीआईटी के पास। सीआईटी उसके ऊपर अपना रिविजनरी ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 263, अंडर सेक्शन 263। तो 263 में जो ऑर्डर पास हुआ, अब बहुत ध्यान से सुनना, क्या असेसिंग ऑफिसर ने, बहुत 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 ध्यान से सुनना, क्या असेसिंग ऑफिसर ने इसमें इंटरफेयर करा? क्या नहीं, सीधे रिविजनरी ऑर्डर किसने पास करा? सर सीधे सीआईटी ने पास करा। सीआईटी ने बोला कि मेरे पास ले आओ, मैं देखता हूं क्या मैटर है, और उन्होंने ये हमारे ट्रस्ट के मैटर को या डोनेशन के मैटर को या सर्च के मैटर को खुद ही देखा और ऑर्डर पास कर दिया। अब अगर आप इस रिविजनरी ऑर्डर से ना खुश हैं तो सर हम अपील फाइल करेंगे आईटीटी में। सर पहली बार ही सीआईटी ने खुद ने करा है, हाँ, तो सर ये आईटीटी में तो ये वाले केस तो क्या बन गए, फर्स्ट अपील बन गई, और यहाँ पे सिर्फ कौन आ पाएगा, असेसी आ पाएगा। तो अगर पहला ऑर्डर ही कमिश्नर ने पास करा है तो उसके खिलाफ तो आप सीधे कहाँ जाओगे, आईटीटी में। तो आईटीटी में इन चीजों से जिनके ऊपर रिविजनरी ऑर्डर होते हैं, सेक्शन 263 के रिविजनरी ऑर्डर होते हैं, वो आईटीटी के लिए फर्स्ट अपील होती है। समझ में आया? अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं इस वाले डायग्राम से। रिविजनरी ऑर्डर, सर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक है हमारा सेक्शन 263 और एक है हमारा सेक्शन 264। सर सेक्शन 263 और 264 दो सेक्शन अपने को रिविजनरी ऑर्डर में देखना है। ये होता है सर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी डिपार्टमेंट को कोई घाटा ना हो जाए, इसलिए सीआईडी क्या करता है, खुद मंगवा देता है कि लाओ मेरे पास दो, मैं देखता हूं क्या मैटर है, क्या मैटर क्या है। अच्छा, जो प्रोफेशनल है ना, वो पता है, वो जो मेरे को अभी ऐसे सुन रहे होंगे ना, तो वो बोलते हैं हाँ हमको पता है किस केसेस में सीआईटी लेता है, ठीक है। तो वो अलग तरीके से सोचते हैं, वो सोचते हैं कि सीआईटी बोलता है अच्छा मेरा कमीशन तो आया ही नहीं, ला इसको तो सीधे मैं निपटाता हूँ, मेरे पास ले आ फाइल, इसका सीधा ऑर्डर कौन पास करेगा, मैं पास करूँ, तो वो ले लेते हैं अपने पास, ठीक है। इसको अदरवाइज मत लो, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होने की बात यह है कि जहां पर सीआईटी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए, पहला असेसमेंट वही करे, तो सर वो कहलाता है रिविजनरी ऑर्डर, जिसमें वो देखता है कि रेवेन्यू के इंटरेस्ट को कोई भी धक्का नहीं लगना चाहिए, मैटर कंसर्न करता है, फालतू की बातें नहीं, तो वहां पर वो रिविजनरी ऑर्डर पास करता है सेक्शन 263 में, ठीक है। ये हो गया पहला मैटर। अब दूसरा देखो सेक्शन 264। सेक्शन 264 समझाने से पहले मैं इसको पहले क्लीन कर दूं। अब आपने सेल्फ असेसमेंट करी, मैं सेक्शन 264 पढ़ा रहा हूं, आपने सेल्फ असेसमेंट करी और उसके बेस पर आपने रिटर्न फाइल करी।
अब ये सेल्फ असेसमेंट पे उधर लेट से आपका मैटर फंस गया रेगुलर असेसमेंट के लिए, समरी असेसमेंट नहीं हुआ, उनको लगा डाउट, उन्होंने कहा कि रेगुलर असेसमेंट करते हैं। जब वो रेगुलर असेसमेंट करने जा रहे थे तो आपने बोला यार अब ये रेगुलर असेसमेंट हो रहा है, और वो मेरे से मान ही नहीं रहा असेसिंग ऑफिसर की ये बात है, वो मेरे को बुरा फंसा देगा यार। मैं गया काम से, फिर कल को मैं गया काम से तो ऑब्वियसली फिर मैं इसके खिलाफ CID अपील में जाऊंगा। फिर वहां पे पता नहीं मैं एडवोकेट के पास जाऊं, मैं ये बोलूं कि मेरी ऐसी बातें बताना, वहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सब में ना अपील प्रोसीजर में ना फंसना नहीं चाहता, मैं परेशान नहीं होना चाहता। तो इस बार एसएससी ने बोला कि एक काम करते हैं कि ये लोग मेरा रेगुलर असेसमेंट करके केस बिगाड़े। एसएससी ने सीधे, जो एसएससी था जिसने सेल्फ असेसमेंट किया था, वो सीधे गया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास और बोला सर मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, मेरा सीधा ऑर्डर आप ही पास कर दो सर, सीधा आप ऑर्डर पास कर दो सर, मेरी रिक्वेस्ट है। वो सर असेसिंग ऑफिसर, आप मानोगे नहीं क्योंकि ये बात रिकॉर्ड पे नहीं ली जाती, पर उसको मेरे साथ कुछ पर्सनल ग्रीवेंसेस है, वो मेरे में तो कभी भी अच्छा ऑर्डर पास करेगा, वो मेरा केस इतना खराब कर देगा कि आगे मैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो आई हैव अ सिंपल रिक्वेस्ट कि सर प्लीज यू कंसिडर माय मैटर। तो असेसी रिक्वेस्ट कर रहा है, यहां पर खुद असेसी सामने से आके बोल रहे हैं कमिश्नर को कि यू प्लीज लुक आफ्टर माय मैटर। तो जहां पर असेसी खुद रिक्वेस्ट कर रहा है तो कमिश्नर बोलते हैं कि ठीक है, अगर मैं ऑर्डर पास डायरेक्ट मैं करूंगा तो उसको कहलाता है रिविजनरी ऑर्डर। मैं मंगवाता हूं कुछ ऑर्डर अपने पास, ट्रस्ट वगैरह के होते हैं ना, मैं अपने पास मंगवाता हूं ऑर्डर इंटरेस्ट के, रेवेन्यू इंटरेस्ट के लिए, तो मैं सेक्शन 263 में वो रिविजनरी ऑर्डर पास करता हूं। बोला हाँ सर, तो इसी तरीके से मेरी फाइल भी मंगवा लो, आप कर दो। बोला तुम्हारी अपील में मंगवा लूंगा तो ये तो हो जाएगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ असेसी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ असेसी। क्यों? क्योंकि असेसी चाहता है कि उसकी अपील को सुना जाए। तो मैं रिविजनरी ऑर्डर तो पास कर दूंगा, फिर कल को मैं ऑर्डर पास कर दूंगा, उसको बोलोगे तुम ये हो गया CIT अपील ऑर्डर, बोलोगे ना हाँ सर। फिर तुम इससे नाखुश होगे तो फिर आज तुम मेरे पास गिड़गिड़ा रहे हो, बोल रहे हो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑर्डर पास कर दो, फिर कल तुम मेरे खिलाफ ITAT में चले जाओगे, सेकंड अपील फाइल करने, फर्स्ट अपील फाइल करने चले जाओगे ना। बोला नहीं सर। तो बोला कि भैया अगर तुम्हारे इंटरेस्ट को कंसिडर, असेसी के इंटरेस्ट को कंसिडर करते हुए मैंने रिविजनरी ऑर्डर पास किया, तो एक बात याद रखना, फिर ये जो ऑर्डर कहलाएगा ना, क्या बोलेंगे इसको, CIT ऑर्डर, ये नॉन अपीलेबल बन जाएगा। सर नॉन अपीलेबल का मतलब? सर नॉन अपीलेबल का मतलब कि अब आप इस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल नहीं कर सकते, आप इसके अगेंस्ट हायर अथॉरिटी में नहीं जा सकते। मैंने यहां पर भी रिविजनरी ऑर्डर पास किया है, खुद ने मंगवाए थे मैंने, इनके खिलाफ अगर कोई नाखुश है असेसी तो वो चला जाए आगे, ये अपीलेबल है। क्योंकि ये असेसी मेरे पास नहीं आया था दरख्वास्त लेके, पर यहां पर तो आप आए हो, 264 में तो आप आए हो, ये देखो 264 में असेसी खुद आ रहा है। तो सर एक बार मैंने यहां पर ऑर्डर पास कर दिया तो फिर ये नॉन अपीलेबल बन जाएगा, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दिस ऑर्डर बिफोर द हायर अथॉरिटीज। बोलो मंजूर है? बोलो। बोला हाँ सर मंजूर है। तो रिविजनरी ऑर्डर दो तरीके के होते हैं, होता है 263 का जिसमें CIT खुद से सुओ मोटो बाय इट्स ओन असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन देता है कि भैया लेके आओ वो फाइल, और उस पर रिविजनरी ऑर्डर पास करता है, which would be considered as appealable अपील। उसको अगर ना कुछ एसएससी तो वो उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकता है, लेकिन अगर एसएससी खुद ही गया सर कर दो सर, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन अपीलेबल। क्योंकि फिर अगर एसएससी गया तो फिर एक तरफ पहले रिक्वेस्ट करे और बाद में उसी के खिलाफ चला जाए तो ये गलत बात है। तो उसको क्या बना देते हैं अपन, नॉन अपीलेबल। तो हमारा अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या कवर हो गया है सर? अभी तक हमारा कवर हो गया, ये तीनों पार्ट खूबसूरत तरीके से कवर हो चुके हैं। असेसमेंट देख लिया हमने, असेसमेंट होते हैं सर सेल्फ असेसमेंट, समरी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ड जजमेंट ऑर्डर, प्रोटेक्टिव असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, सर्च असेसमेंट, ये सर होते हैं सर। अपील हम फाइल करते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील को, ITAT को,
हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। उसमें आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ, फैक्ट सबको कंसिडर किया, टाइम पीरियड भी बताया। ठीक है सर। रिविजनरी ऑर्डर पास करते हैं सीआईटी खुद डायरेक्ट, अगर वो खुद से मंगवा के करते हैं तो 263 में फाइल होता है, वो आगे अपील कर सकते हैं। सर अगर वो असेसी के रिक्वेस्ट पे होता है तो वो पास होता है रिविजनरी ऑर्डर 264 में। और सर ये जो रिविजनरी ऑर्डर 264 सेक्शन में पास हुआ है, ये रहा 264 सेक्शन में पास हुआ है सर, ये अपीलेबल नहीं होता। अपीलेबल नहीं होने का मतलब यही है ना कि उसके खिलाफ आगे अपील फाइल नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं सर? ये हैं नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। इनके खिलाफ आप हायर अथॉरिटीज में नहीं जा सकते। अगर आपका असेसमेंट सेक्शन 234A, B और C से रिलेटेड है, यानी कि इंटरेस्ट आपने रिटर्न फाइल करने में डिले करी थी, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा 234A, आपने एडवांस टैक्स में इंटरेस्ट का पेमेंट टाइम से नहीं करा था, तो सर B और C आपको एडवांस टैक्स में इंटरेस्ट लगे, तो ये सर 234A, B, C का रिलेटेड मैटर है, आप इसके खिलाफ अपील फाइल नहीं कर सकते। दूसरी बात सर अगर आपका रिवीजन ऑर्डर आया है अंडर सेक्शन 264 में, अभी पढ़ा अपन ने, तो आप इसके खिलाफ अपील फाइल नहीं कर सकते। सर आप दूसरी जगहों पे लड़ाई करने के बजाय आप चले गए थे इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के पास, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, तो इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग ITAT आप चले गए ITSC कि सर मेरा मैटर सेटल करो, जो भी होगा देखी जाएगी। तो वहां पे दोनों लोगों को बैठाया, म्यूचुअली बात करी और बोला कि अब जो ऑर्डर पास करेंगे फिर इसके खिलाफ अपील फाइल नहीं हो सकती। तो आपको ऑर्डर मिला है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से, ठीक है। आपको ऑर्डर मिला है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से, AAR। तो सर यहां से अगर आप लोगों को ऑर्डर रिसीव हुए ना, तो ये सारे ऑर्डर नॉन अपीलेबल है। तो यहां तक जो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, आपके 50 पेजेस जब आप पढ़ोगे ना, तो यू विल रियली अप्रिशिएट कि क्या तरीके से आपको आज असेसमेंट, अपील और रिवीजन समझ में आया है। तो यहां तक हमारा ये तीनों के हिस्से कंप्लीट हुए। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि अगर पेनल्टी लगती है हमारे, तो क्यों लगती है और कितनी लगती है। तो हम कुछ बातें करेंगे अब पेनल्टी की और ऑफेंसेस की, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ अपील, इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, अपील्स एंड रिवीजन, वी कंप्लीटेड द एंटायर पार्ट। चलिए अब देखते हैं अपन इसमें पेनल्टी एंड ऑफेंसेस। ये मैंने आपके सामने स्लाइड खोल दी है, और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, और थोड़े से जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो मैंने आप सबके सामने रख दिए हैं। एक बार अपन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो करने से आपको ये पेनल्टीज लग सकती हैं। एक मैंने ये देखिए टेबल बनाई है आप लोगों के लिए, ये टेबल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार मेरे साथ देख लीजिए प्लीज। देखिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 140 कैपिटल A3 यानी कि सेल्फ असेसमेंट का है। तो बोल रहा है कि फेलियर टू पे द सेल्फ असेसमेंट टैक्स और इंटरेस्ट एंड फी ऑन पार्ट देयरऑफ और बोथ अंडर सेक्शन 140 कैपिटल A। अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी उसमें उसको देने से आप रह गए हैं, उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट 234A में और उसके बाद लगने वाली लेट फीस 234F में, अगर वो आपने पे नहीं करी, तो सर ये एक कॉलम बनाया है मैंने मिनिमम पेनल्टी का। मिनिमम से मिनिमम ये तो कम से कम देना पड़ेगा, और ये मैक्सिमम पेनल्टी इतना जा सकता है कि इतना हैवी अमाउंट भी तुमको देना पड़ेगा। तो कहने कि सच अमाउंट इज द असेसिंग ऑफिसर मे इम्पोज, और मैक्सिमम जितना एरियर बना, और ये कौन करेगा, ये लेवाइड बाय अथॉरिटी कौन है, कौन सी अथॉरिटी ये लगाएगी पेनल्टी, सर असेसिंग ऑफिसर लगाएगी। तो अगर आपने अपना टैक्स, इंटरेस्ट या लेट फीस का पेमेंट नहीं करा है, तो सर कितनी भी पेनल्टी मिनिमम और मैक्सिमम लग सकती है, इट इज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ असेसिंग ऑफिसर। Whatsoever the assessing officer opines so, they will levy the penalty on you. Done. This is all about section 140 capital A penalty. अब आते हैं अपन 158 BFA। कुछ ऐसे सेक्शंस भी होंगे जो आपने नहीं देखे हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे जब मैं आपको पेनल्टी सिखा रहा हूँ, तो प्लीज देखते जाइए मेरे साथ। डिटर्मिनेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ ब्लॉक पीरियड। सर जब अपना सर्च होता है ना, तो पिछले 5 से 6 सालों का वो ब्लॉक पीरियड उठा लेते हैं, और उसकी जितनी भी अनडिस्क्लोज इनकम है, अगर वो पता लगी जो आपने नहीं बताई थी, आपने वो इनकम जो डिस्क्लोज नहीं करी थी,
तो सर उसके ऊपर अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर लगने वाला 100% टैक्स तो आपको देना ही है। टैक्स तो आपको देना ही है, जितना आपका टैक्स बनता है उसके ऊपर सर उतने ही अमाउंट की पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम 100% ऑफ टैक्स लेवाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। तो लेट्स से अगर आपने 10 करोड़ की इनकम छुपाई थी और मान लीजिए कि उसके ऊपर आपका 3 करोड़ टैक्स लगा, तो सर फिर 3 करोड़ आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। क्यों छुपाया आपने? ये मिनिमम है, मैक्सिमम 300% जा सकती है, यानी कि मैक्सिमम ये 9 करोड़ तक जा सकती है आपकी पेनल्टी। ठीक है, तो ये छुपाने पे सर बहुत भारी गलती कर दोगे आप। मिनिमम से मिनिमम तो आपको टैक्स वैल्यू जितना आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। देखो दूसरा देखो 234F कह रहा है, ये सर मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल करने में लेट करा है तो सर दिस इज अ लेट फीस, और लेट फीस लगती है सर 5,000 रुपए 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, या 30 सितंबर के बाद आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, जब भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो ड्यू डेट के बाद आपकी लेट फीस लग जाएगी 5,000 रुपए। और 31 दिसंबर तक अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो सर उसके बाद फिर 5,000 रुपए नहीं लेंगे आपसे, फिर हम 10,000 रुपए लेंगे। हाँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, देन इन सच केसेस वी विल चार्ज ₹1,000। तो बोला गया फीस ऑफ ₹5,000 इफ रिटर्न इज फंडेड on or before 31st December, fees of ₹10,000 in any other case, or fees of ₹1,000 if total income does not exceed ₹5 lakh। क्लियर है? ओके सर, डन। अब देखते हैं अपन अगला। ये मैंने इसलिए स्पीड में चला क्योंकि आप लोगों को ये बात पता थी, मैं पहले आपके साथ ये डिस्कशन ले चुका हूं 234F का। 270A पहले डिस्कशन 234F का सर आपने कब लिया? सर मैंने पहले ही क्लासेस जब आपको एडवांस टैक्स की पढ़ाई थी तब मैंने वहां पर आपके साथ ये सब डिस्कस किया था, एडवांस टैक्स का, प्रोविजन ऑफ फाइलिंग का, फाइलिंग ऑफ रिटर्न का। अब आते हैं अपन सर सेक्शन 270A पे। सर 270A कह रहा है पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। ये बहुत अच्छे प्रोविजंस आए थे 270A के, इन्होंने कई पेनल्टीज हटा दी थी और बोला था कि जितना आपका टैक्स बनता है अगर आपने उसको छिपाया है यानी कि मिस रिपोर्टिंग करी है, या जितना आपने का टैक्स बनता है आपने कम टैक्स पे करा है, कम इनकम दिखाई है और कम टैक्स पे करा है, तो आपने अंडर रिपोर्टिंग करी है। तो या तो आपने इनकम कम दिखाई है या आपने इनकम स्किप करी है। तो अंडर रिपोर्टिंग के केस में सर आपको 50% ऑफ टैक्स, जितना भी आपका टैक्स बन रहा है उसका 50% आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, और मिस रिपोर्टिंग केस में सर आपको 200% टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ये मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, मिनिमम इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है सर, दिस इज अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग। लेट्स कम टू सेक्शन 271(1)(c), कंसीलमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ इनकम और फंडिशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम। या तो आपने अपनी इनकम को कंसील किया है, छुपाया है, या आपने अपनी जो इनकम बताई है वो गलत बताई है, इनएक्यूरेट बताई है, आपने कुछ ना कुछ झोल किया है। तो सर 271(1)(c) में बहुत ही फेमस सेक्शन है ये पेनल्टी का। आपको अपने टैक्स का 100% मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा, या आपको अपने टैक्स का 300% मैक्सिमम देना पड़ सकता है। रिपीट कर रहा हूं, रुक के रिपीट कर रहा हूं सेक्शन को। सेक्शन 271(1)(c) क्या कह रहे हैं सर? देखिए अभी तक पूरी स्टोरी लाइन हम सुना रहा था इससे पहले, पेनल्टी के पहले में, तो आप आराम से सुन रहे थे। आप थोड़ा सा लर्निंग आगे, सिर्फ 5 मिनट का बात है, 5 मिनट की लर्निंग है, हो जाएगा। अगर आपने अपनी इनकम छुपाई है या आपने अपनी इनकम गलत तरीके से बताई है, गलत तरीके से प्रेजेंट करी है असेसिंग ऑफिसर के सामने, तो सर ये बात पता लगती है ना, आप पे पेनल्टी लग जाएगी। जितना आपका टैक्स है उतने अमाउंट की आपकी पेनल्टी लग जाएगी। आप अगर 40 लाख रुपए टैक्स का पेमेंट करो, 40 लाख टैक्स का पेमेंट करो, तो सर 40 लाख का आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। 100% ये मिनिमम है और 300% मैक्सिमम है। खुदा ना करे 300% लग जाए। 271(4) ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय रजिस्टर्ड फर्म। रजिस्टर्ड फर्म प्रॉफिट बांट रही है otherwise then in accordance with the partnership deed and a result on which partners have returned income below the real income। तो सर पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से नहीं, अलग तरीके से फर्म ने अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा है, तो बोला ये तो गलत बात है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी अप टू 150% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑन पार्टनर्स इनकम असेस्ड एंड टैक्स ऑन रिटर्न इनकम इन एडिशन टू टैक्स पेबल। तो सर जितनी उनकी
जितना उन्होंने रिटर्न में इनकम शो करी है वो, और जितनी एक्चुअल में उनकी इनकम बनती है वो, जितने उन्होंने रिटर्न में इनकम शो करी है वो और जितनी उनकी एक्चुअल में रिटर्न बनती है वो, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। दोनों का क्या ले लेंगे? डिफरेंस ले लेंगे, और उस डिफरेंस के ऊपर पेनल्टी लगेगी 150%। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात सुनना, देखना मेरी बात सुनना। फर्म को 60 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 60 लाख का प्रॉफिट हुआ, और फर्म ने क्या करा, ये जो 60 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैं छोटी फिगर लेता हूं तो आपको बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा। फिर से देखिए प्लीज एक बारी। जो फर्म है उसको अपने प्रॉफिट के ऊपर जब टैक्स देना होता है तो उसका टैक्स का रेट है 30%, ठीक है सर। तो फर्म की जो भी इनकम हुई, पहला रुपया भी जो फर्म ने कमाया उसके ऊपर 30% देना पड़ेगा। फर्म के पास कोई स्लैब रेट नहीं है। लेकिन अगर जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है वो अपने पार्टनर्स के बीच में अगर वो बांट दे, ए बी सी के बीच में, तो सर ये सारे के सारे इंडिविजुअल हैं। तो अगर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर फर्म को 15 लाख रुपए का प्रॉफिट है, फर्म को 15 लाख का प्रॉफिट है, तो एक तरीके से फर्म का टैक्स कितना बन गया सर? फर्म का टैक्स बन गया 15 लाख का 30% सर, विच कम्स टू 4,50,000। तो यानी कि अगर 15 लाख है तो 15 लाख के ऊपर फर्म को 4.5 लाख रुपए टैक्स प्लस सेस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 15 लाख 5-5 लाख ये तीनों पार्टनर्स के बीच में बांट दे अगर ये 5-5 लाख, तो क्या पार्टनर्स को कितना टैक्स देना पड़ेगा सर? 0 अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख रुपए तक की जो टैक्स बनता है वो बनता है 12,500, और इतने का वो पार्टनर्स अपना रिबेट ले लेंगे। तो अगर इन सबके पास 5 लाख और 5 लाख आ गए और इंडिविजुअल बेसिस पे उन्होंने अपने रिटर्न में दिखा भी दिया कि हमारे को जो शेयरिंग मिली है वो 5 लाख है, तो सर ये 5 लाख की जो इनकम इनको कमाई ना, इसके ऊपर वैसे ही रिबेट ले जाएंगे, तो इनको हो जाएगा फायदा, क्योंकि इंडिविजुअल में चले गए, स्लैब रेट के फायदे उठा रहे हैं। तो बोला गया कि एक्चुअल में देना कितना चाहिए था? बोला देना तो पार्टनर को पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बात हुई थी कि 2 लाख देना चाहिए था, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। तो बोला ये डिफरेंस कितना है दोनों का? बोला डिफरेंस है 3 लाख। तो बोला इस 3 लाख के ऊपर टैक्स निकालो और इस टैक्स के ऊपर पेनल्टी दो 150% की। समझ में आया आपको? तो पार्टनरशिप डीड ने जो डिसाइड किया था उसके अलावा आपने ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं, उन्होंने वो जो ज्यादा दिया था आपने वो पार्टनरशिप में रिटर्न में शो करा है। तो सर जो रिटर्न में उन्होंने इनकम शो करी है वो इनकम, और जो उनकी एक्चुअल इनकम बनती है वो इनकम, एज पर पार्टनरशिप डीड जो उनकी बनती है, इन दोनों का डिफरेंस इनकम, इस डिफरेंस इनकम के ऊपर टैक्स, और उस टैक्स के ऊपर 150% पेनल्टी आपको सेक्शन 271(4) में देनी पड़ेगी। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 271A, फेलियर टू कीप, मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44 कैपिटल ए। 44 कैपिटल ए आपको बता दें कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। कब? ये सर उन्होंने आपको उस सेक्शन में अच्छे से बता रखा है। अगर आपका इनकम इतना हो जाए पिछले साल में या ये करके उन्होंने सब कुछ बता रखा है आपको कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो सर अगर आपने एज पर 44 कैपिटल 44AA के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करी है, याद कीजिए उन्होंने बताया था कि अगर आपकी इनकम 1,20,000 हो जाती है इस साल में तो बुक्स अकाउंट मेंटेन कर लेना। पिछले 3 साल में कभी भी अगर आपकी इनकम 1,20,000 या उससे ज्यादा थी तो बुक्स अकाउंट मेंटेन कर लेना। स्पेसिफाइड पर्सन के केसेस में 1.5 लाख थी, याद आ रहा है कुछ ऐसा बात हुआ था। और टर्नओवर पे भी बात होती थी। इंडिविजुअल और एचएफ के लिए कुछ और हुआ था, याद नहीं आ रहा होगा। 44AA पढ़ोगे ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करी है, जो कि सेक्शन 44 कैपिटल बताता है, तो सर 25,000 मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक ही अमाउंट है, आपको इतना अमाउंट तो पेनल्टी ही पे करना पड़ेगा। अब आते हैं सर सेक्शन 271AA पे, फेलियर टू कीप एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, और फेल्स टू रिपोर्ट सच ट्रांजेक्शन और मेंटेन और फर्निशेस इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। सर अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करा है या आपने कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करा है जिसकी रिपोर्ट आपको फाइल करनी पड़ती है सेक्शन 92E के तहत 30 नवंबर तक आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जब मैंने आपको पढ़ाया था रिटर्न चैप्टर, सर उसमें जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी थी, जो आपको इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स देने थे, वो सर आप फेल हो गए वो सब देने से। तो अब आपको
आपको 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या आपने स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जो भी किया है उस ट्रांजेक्शन का 2% आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रांजेक्शन 50 लाख का करा है, इंडियन डिनोमिनेटेड करेंसी में बात कर रहा हूं, तो इसका 2% सर आपकी पेनल्टी बन जाएगी। क्लियर है सर? अब आते हैं अपन सेक्शन 271 डबल ए बी पे। अनडिस्क्लोज्ड इनकम फाउंड ड्यूरिंग सर्च हुआ, आपके घर में रेड पड़ी और ऐसी इनकम पता लगने लग गई जो आपने कभी रिटर्न में फाइल करी नहीं थी, आपने कभी डिस्क्लोज ही नहीं करी डिपार्टमेंट को, आपको ये इनकम आई कहां से? हम पूछ रहे, बताइए कहां से ये इनकम? आपने तो कभी रिटर्न फाइल करी नहीं। तो जहां पर आप हैंडीकैप हो गए कि आप नहीं बता पा रहे, तो सर ये आपकी अनडिस्क्लोज इनकम विच इज फाउंड ड्यूरिंग द सर्च। अगर ये सर्च 1 जुलाई 2012 से पहले हुई है, 1 जुलाई 2012 से पहले, तो सर उस अनडिस्क्लोज इनकम का 10% पेनल्टी होता था। अब देखिए पेनल्टी के परसेंटेज बदल गए, इसलिए ईयर्स पे बात हो रही है। ये हो गया पहला। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिएगा, अगर सर्च 1 जुलाई 2012 को या उसके बाद हुई है लेकिन 15 दिसंबर 2016 से पहले अगर ये सर्च हुई है, तो सर 10%, 20% और 60% एज द केस में भी सर ये तो एओ बताएगा कि कितनी लगेगी। तो ये डिपेंड ऑन सर्च टू सर्च था कि कितनी लगाएंगे। तो पहले तो सिर्फ 10% लगती थी, बाद में 20% भी लगने लग गई, 60% भी लगने लग गई। अब 15 दिसंबर 2016 या उसके बाद से सर कभी भी सर्च होता है तो 30% और 60%, ज्यादा सीवियर केस है तो सर 60% नहीं तो 30% तो मिनिमम पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, किसके ऊपर? अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर। अनडिस्क्लोज्ड इनकम उसका 30% निकाल लीजिए, 60% निकाल लीजिए, कितनी हैवी पेनल्टी होगी सर? गलती से भी छुपा दिया पैसा और वो खुल गया, सर्च हो गई, तो पैसा तो गया, उसके ऊपर पैसे के ऊपर टैक्स तो गया, उसके ऊपर पेनल्टी इतनी लग जाती है। और फिर जब इतना सारा पैसा आप देते हो गवर्नमेंट को, तो जितनी इनकम नहीं होती इससे ज्यादा तो आपकी जेब से चला जाता है, चोरी की सजा मिलती है सर। अब आते हैं अपन फेलियर टू गेट्स अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB और फर्निश ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। तो सर अगर आपका ऑडिट बनता था, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा या आपके प्रोफेशन में 50 लाख रुपए से ज्यादा आपकी ग्रॉस रिसिप्ट थी और आपको ऑडिट कराना चाहिए था 44 AB में चार्टर्ड अकाउंटेंट से, पर आपने ऑडिट नहीं कराया और ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल करी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, तो सर 0.5% आपके सेल्स टर्नओवर का या ग्रॉस रिसिप्ट का आपको देना पड़ सकता है मिनिमम। मैक्सिमम तो सर 1.5 लाख रुपए तक आपके साथ जा सकते हैं, 1.5 लाख रुपए आपसे चार्ज कर सकते हैं इस गलती का। ठीक है, फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E, वही 92E जिसमें आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डिटेल देने पड़ती है, तो 1 लाख रुपए आपको मिनिमम पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब आते हैं सर हम सेक्शन 271C पे, फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। आपने अगर टीडीएस नहीं काटा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधी गई थी, आपने टीडीएस नहीं काटा, फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और फेलियर टू पे होली और पार्टली द टैक्स अंडर सेक्शन 115O और सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 194। सर 115O बोलता है कि आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटने के लिए बोला गया था। जब भी आप डिविडेंड बांटोगे अपने शेयर होल्डर को, आपने अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं काटा है, या सेकंड पॉइंट आपने कभी भी जो टीडीएस आपको प्रोविजन काट देना, आपने टीडीएस नहीं काटा और सामने वाले को पूरी ग्रॉस इनकम दे दी, तो सर अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स, जितना भी आपका टैक्स बनता है उतने ही अमाउंट की पेनल्टी भी अब आपके ऊपर लगेगी सर। तो ये कुछ हमारे पेनल्टी के प्रोविजन से, मेरे को नहीं लगता मैंने आपके जो बेस्ट आपके एग्जाम में पिक होते हैं बार बार फ्रीक्वेंटली, वो सारे उठा के आपके सामने रखे। तो ये चैप्टर होने को बहुत इंटरेस्टिंग था। आखिरी में मैंने लर्निंग पार्ट रखा था खाली पेनल्टी का, कि एक बार आप मेरे साथ देख लें। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, जो मैंने ये स्लाइड बनाई है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ सर, अच्छे से पढ़ना। बड़ा आसान चैप्टर है, इसमें टफनेस कुछ भी नहीं है जो बच्चों को लगता है। थियोरेटिकल था, मैं बिल्कुल आपके साथ रहा। ठीक है, तो आपने अपना ये साथ बनाए रखा, इसी तरीके से साथ बनाए रखें। और आज कंपनी सेक्रेटरीज का करिकुलम पूरा होता है और सीएस के प्रोफेशन से मुझे बहुत प्यार है, तो कंपनी सेक्रेटरीज आपको सलाम, और अपना एग्जाम में तैयारी बहुत अच्छे से रखना, बहुत अच्छे से। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं।
थैंक यू सो मच।